Very good afternoon to all of you. I welcome once again today's webinar in tax implication on real estate transaction and builder transactions. Again, our Sunil Arora ji, a learned speaker, is with us. His the brief profile is like this. He is a postgraduate from Delhi University. अरे राजेश जी छोड़ो यार, सबको पिछली बार बता दिया था, अब क्यों दोबारा अरे से सर फोन कोई कर रहे हो? बात नहीं, सबको कोई रहने बात दो यार, बोर हो अरे जाएंगे चलो सुन के, वैसे ही छोड़ के चले ठीक। जाएंगे आप लोग। अरे सर प्लीज ओके, ओवर टू सुनील जी सर, ओवर टू सुनील नहीं अरोरा मेरे जी को सर। और जो आपने बोलना है बेशक बोल दीजिए, इंट्रोडक्शन छोड़िए यार, क्या करेंगे अब नहीं बस इंट्रोडक्शन। यही है, बस और क्या है। हैं? आप नहीं बोलना है फिर तो सबकी आपने आपकी सुनेंगे सर, हमारी तो थोड़ी सुनेंगे आप। अच्छा सर चलिए, सर सो आई थिंक एज द पार्टिसिपेंट्स अगर सब पिछली बार वाले थे तो क्वेश्चन आंसर पे ही स्ट्रेट अवे आ जाएं, या एक थोड़ा सा रिकैप मैं कर दूं जो इश्यूज थे, एंड सर देन रिकैप व्हाट कर वी दो, कैन। कुछ लोग नए हैं तो इट इज बेटर सम, आप रिकैप कर दोगे ना थोड़ा ठीक रहेगा सर, कुछ अच्छा लोग ठीक नए है, भी हैं। ठीक है जी। तो एक बार मैं रीकैप करने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को जस्ट क्विकली आई रन थ्रू, जितना थोड़ा सा पोर्शन है उसको। हाँ 25 मिनट या 30 मिनट में सर अपना रिकैप कर दीजिए सर। ओके राइट। So as far as collaboration and joint development agreement is concerned, I think topics everybody is familiar with it. कोई ज़्यादा किसी को कुछ ज़्यादा introduction की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। Main thing is this कि भाई what is collaboration, and that also I think we had discussed last time also, or just to recapitulate what are we talking of। जहाँ पर भी लैंड किसी एक ओनर का है और दूसरी पार्टी जो है उसको डेवलप कर रही है, एंड दे आर शेयरिंग द जो बिल्टअप जो भी पोर्शन बनता है, जो भी जो डेवलप्ड एरिया है उसको किसी भी फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, देन दिस बिकम्स अ केस ऑफ कोलैबोरेशन। सो दिस इज अ सिंपल फिनोमेना, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद दिस। नाउ जो डेवलपमेंट है आजकल, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस अंडर दिस कोलैबोरेशंस ओनली। इवन बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो लैंड ओनर से लैंड परचेज करने के बजाय उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं कि भाई हम टाउनशिप डेवलप कर देंगे या मॉल डेवलप कर देंगे या रेजिडेंशियल हाउसेस डेवलप कर देंगे, एक टावर आप ले लेना, 100 फ्लैट आप ले लेना, 300 फ्लैट हम ले लेंगे, इस तरीके से कोलैबोरेशंस आर हैपनिंग। इवन कंपनीज, देयर आर कंपनीज जिनके पास लैंड बैंक है बट जो डेवलप खुद नहीं कर पा रही हैं, वो भी इस टाइप के अरेंजमेंट्स कर रही हैं दूसरी कंपनीज के साथ, जो इनफैक्ट दे आर देमसेल्व्स डेवलपर्स, खुद भी डेवलपर्स हैं लेकिन उनके पास लैंड बैंक है, और वो क्योंकि फंड्स नहीं है या एक्सपर्टाइज नहीं है या आज की डेट में जो मार्केट सिनेरियो उसको देखते हुए, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एंटरिंग इनटू कोलैबोरेशंस विद अदर कंपनीज टू गेट दीज प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड। तो ये तो हो गए बड़े डेवलपमेंट की। छोटे डेवलपमेंट जो है, दैट इज दिल्ली में जिस टाइप की डेवलपमेंट होती है वो तो ये कि देयर इज अ ओल्ड रेजिडेंशियल हाउस ना, उस रेजिडेंशियल हाउस को ओनर जो है बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है कि बिल्डर एक फ्लोर लेगा और बाकी डेवलप करके ओनर को दे देगा। दीज आर ऑल, वी आर फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। नाउ हम लोग विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स ओनली टू कैपिटल गेन्स, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन्स, की जहां पर एसेट इज बीइंग हेल्ड एज कैपिटल गेन, मींस लैंड ओनर के लिए जो एसेट है दैट इज अ कैपिटल गेन। Only to that extent we are restricting ourselves for the time being. If it is a business asset, then it is treated as a business income. उसके लिए separate that guidance note is there. We are all familiar with that. So उसको एक separately discuss किया जा सकता है. But capital asset itself creates a problem. Now अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, let's suppose लैंड ओनर के पास ग्रेटर कैलाश में एक लैंड है, पुराना रेजिडेंशियल हाउस है। नाउ ही एंटर्स इनटू अ कोलैबोरेशन विद द बिल्डर की एक फ्लोर बिल्डर लेगा, उनको 2 करोड़ रुपए भी देगा, एक फ्लोर लेगा, और जो है 3 फ्लोर जो है वो लैंड ओनर को बना के देगा। दिस इज द केस। ना इसमें मेजर जो इश्यूज आते हैं, एक तो व्हाट इज द कैपिटल एसेट व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, मतलब इस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के उससे इससे क्या नाम, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ दिस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, व्हाट इज द कैपिटल एसेट व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, हाउ वील कैलकुलेट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, what will be the cost of acquisition, and then किस ईयर में टैक्सेबल होगा। बिकॉज कैपिटल गेन निकालने के लिए हमारे को 2-3 चीजें ही चाहिए। एक तो हमारे को चाहिए कि भाई व्हाट इज द एसेट जो ट्रांसफर हो रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, हमारे को कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड किस ईयर में टैक्सेबल है। दीज आर द 2-3 थिंग्स, 3-4 थिंग्स व्हिच वी रिक्वायर फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स। नाउ वन थिंग इज श्योर दैट जब भी हम कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करते हैं तो some or the other capital asset is getting transferred, some capital asset is getting transferred. Now वो क्या capital asset है,
एंड उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, दैट इज द प्राइमरीली द इशू एज फार एज this entire discussion is concerned. Now we have already discussed large JDAs हैं, then there are small JDAs. Now small JDAs में I'll just clarify, जैसे ये example अगर मैं ग्रेटर कैलाश वाला जो example ले रहा था, उस ग्रेटर कैलाश के example में अगर वो builder जो है 4 floor बना रहा है without basement, then the presumption is कि वो each floor gets 1/4 right in the land. So 25% of the land जो है वो इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू द बिल्डर, बिकॉज बिल्डर इज गेटिंग, जो बिल्डर को जो है वो एक फ्लोर मिल रहा है, सो 25% लैंड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द बिल्डर. लेकिन अगर उसमें बेसमेंट बन रहा है और बेसमेंट लैंड ओनर को मिल रहा है, देन वी प्रिज्यूम नॉर्मल सिचुएशंस में प्रिज्यूम ये किया जाता है कि भाई बेसमेंट की जो लैंड प्रोपोर्शनेट राइट है वो 10% है, एंड बाकी सारे फ्लोर्स का राइट जो है वो 22.5% है. This is what normally the concept which is taken. Now, I had also given you a brief overview of कितने तरीके के models follow हो रहे हैं collaboration के लिए और किस तरीके से हो रहा है. Quickly we'll run through it. एक जो प्रॉपर फॉर्म जो बड़े केसेस में तो इन एनी केस यही फॉलो होता है, बट देन छोटे कॉन्सेप्ट्स में, छोटे कोलैबोरेशंस में बहुत दफ़ा ये फॉलो नहीं होता, और दिल्ली में बहुत सारे केसेस में ये फॉलो नहीं हो रहा था, बट देन इट हैज़ कम बैक अगेन. नाउ द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड, द बिल्डर टेक्स द राइट टू ट्रांसफर दैट, अपना फ्लोर जो एक फ्लोर बिल्डर को मिलना है वो एक फ्लोर अपने राइट वो ट्रांसफर का ले लेता है. द रजिस्टर्ड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इज देयर, ही टेक्स अ जीपीए फॉर हिज फ्लोर to sell his floor, to receive payment, everything, उसको सब rights अपने पास वो builder ले लेता है. This is one formal way of handling this collaboration agreements. Second concept ये है कि जब register जो है ये unregistered agreement होता है. Now this unregistered agreement, and उस unregistered agreement के base पर the builder does not get right to transfer his floor. जो floor उसको मिलना है उसको वो transfer करने की उसको राइट नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड बाय द लैंड ओनर. मतलब अल्टीमेटली इस एग्रीमेंट के बावजूद भी जो है, जब लैंड ओनर ने अपना एक फ्लोर बिल्डर को देना होता है तब वो सेल डीड जो है लैंड ओनर एग्जीक्यूट करता है. एंड अगर वो थर्ड पार्टी को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो कंसिडरेशन बिल्डर को ट्रांसफर कर देता है. एंड 194 IA का टैक्स जो है अब तो उसको भी इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द बिल्डर. नाउ थर्ड मॉडल ये है कि कोई देयर आर नो प्रॉपर एग्रीमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर नहीं होते. वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज लाइक दिस कि एसएससी ने क्या किया, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर ली, बिल्डर ने उठा के बना दिया उसका फ्लोर, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, खाली पोजीशन दिया, उसने फ्लोर बना दिया. फ्लोर बनाने के बाद जो है अपने फ्लोर की रजिस्ट्री डायरेक्ट एंड 3 फ्लोर इसको दे दिए. नाउ द प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस इन सच केसेस इज कि उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है टू एक्सप्लेन कि मेरे पास 3 फ्लोर, मेरे पुराने रेजिडेंशियल हाउस का न्यू फ्लोर बन कैसे गए और उसकी कॉस्ट किसने इनकर करी और उसको कैसे मैंने अकाउंट फॉर किया, वो सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपर नहीं आती. Well, this is the fourth model which is possible, और ये 45I में आने के बाद this model can be used where you have an arrangement with the landowner कि funds are transferred to the landowner. Landowner incurs that particular expense for construction is incurred by the landowner. There is a mortgage on the building and subsequently जो है for to safeguard his rights, the rights are transferred in favor of the builder subsequently. Now these 4 models are there. Now एक अब issue सब में यही है कि what is the capital asset which is getting transferred, कौन से साल में taxable होगा, कंसिडरेशन क्या है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है. अगर ये 4 क्वेश्चन आंसर हो जाए तो हमारा कैपिटल गेन्स यू कैन ऑल एनीबॉडी कैन कैलकुलेट कैपिटल गेन्स. नाउ एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ, बिकॉज मेजरली आई थिंक आवर इशू वाज क्वेश्चंस. सो अगर हम क्वेश्चंस ले लें तो देन आई थिंक अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आगे चले, नहीं तो हम या राजेश जी आई थिंक माय रिक्वेस्ट वुड बी कि एक बार पूछ लें हम सबसे कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस ले लें पहले. मिनट में, हाँ कॉल आ गई थी सर. जी सर आदेश करो सर. हाँ राजेश जी, मैं ये कह रहा था कि अगर अभी तक किसी कोई क्वेश्चंस हैं जितना हमने डिस्कस किया है, अगर इसमें से कोई डिस्कस करना है सो वी कैन, क्वेश्चंस कोई हैं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं अभी. जैसे आप
सर लाइक करें चैट में। अभी तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा एक ही क्वेश्चन आया है, एक। हाँ, ओनली वन क्वेश्चन आया है, बाद में ले लेंगे सर। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा पहले आगे इसी चल को लेते हैं कंप्लीट फिर। कर लें सर। ओके, सो देन वी हैव, अच्छा इशू इसमें सिर्फ यही चार हैं। नाउ a new section was introduced, section 45(5)(a) with सर effect from, प्लीज प्लीज स्पीक लाउडली, सर स्पीक अच्छा, लाउडली। okay. Now new section 45(5)(a) was introduced with effect from assessment year 2018-19. That means 1st April 2017 से ये 45(5)(a) apply होता है। Now this section is applicable only in the case of individual or an HUF, and this section provides that agar there is a transfer of a capital asset being land and or building under a registered agreement whereby the owner allows development to some third party for consideration which is share in the project with or without cash. अगर ये conditions fulfill होती हैं, then this section 45(5)(a) applies. That means this is landowner should be either individual or an HUF. Now he is transferring some capital asset which will be some share in the land or building, whatever the case may be. The agreement should be registered under a registered agreement. And the owner allows development, मतलब development third party को करने दे रहा है वो उसके ऊपर, and what he is getting is consideration, in his case is share in the project which is with or without some cash consideration. और इसमें सबसे पहला जो दो चीजें इसमें सेक्शन 45(5)(a) कहता है। सेक्शन 45(5)(a) says that in such a situation, जिस previous year में certificate of incorporation मिला है for the whole or part of the project by the competent authority, this transaction will be taxable in that particular year. The year of taxability would be the year in which the completion certificate is received. This is one thing which this section 45(a) provides. Second thing which this section provides is that the full value of consideration would be calculated by taking the stamp duty value of owner's share in land and building as increased by cash consideration. जितना उसको cash मिला plus the owner's shares in land and building. I think इस इशू पे ही काफी सारा पिछली बारी क्वेश्चंस जो मैंने थोड़ा सा ही देख पाया था, ज्यादा तो नहीं देख पाया था क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को छोड़ना पड़ गया था, but then I think इसी इशू पे मेजर कंसर्न्स थे. Now as far as year of taxability is concerned, I think this is, we all agree with this, year of taxability should be the year in which my project is completed. That should be taken as a year of taxability. Now, so this is a welcome provision. There's no issue as far as year of taxability is concerned. I think we all find this acceptable. Major issue comes in the consideration part of it, कि consideration कैसे calculate होगा. Now, एक हम इसको let us see कि जब तक ये 45(5)(a) नहीं आया था तब तक हम उसको कैसे कैलकुलेट करते थे और 45(5)(a) आने के बाद उसमें क्या चेंज आ गया. Now 45(5)(a) आने से पहले हम लोग इसको ये कहते थे कि 4 फ्लोर बनने हैं, एक फ्लोर बिल्डर ने ले लिया, उसने पूरी बिल्डिंग बना के मुझे 3 फ्लोर दे दिए और उसने मुझे 2 करोड़ रुपया कैश में दिया. दिस वाज द प्रिजम्पशन व्हिच आई एम फॉलोइंग. सो हम ये लेते थे कि भाई लैंड का 1/4 शेयर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इन फेवर ऑफ द बिल्डर, एंड उसके बदले जो मुझे बिल्डर दे रहा है, मेरा जो कंसिडरेशन है, दैट कंसिडरेशन इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द ओनर शेयर इन द डेवलप्ड प्रॉपर्टी. दैट मींस 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो प्लस जो उसने 2 करोड़ रुपया मुझे कैश कंसिडरेशन की दिया, 2 करोड़ रुपया ये हो गया. तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैं इस तरीके से कैलकुलेट किया करता था. सो अगर उसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स सपोज उसकी टोटल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 12 करोड़ थी और 3 फ्लोर मुझे मिले, एक फ्लोर उसने अपने पास रख लिया, तो मेरा शेयर जो मेरा को पोर्शन जितना उसने दिया उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 9 करोड़ है, 2 करोड़ रुपया कैश कंसिडरेशन हो गया, तो मेरे को 11 करोड़ रुपया मैं इसकी कैश कंसिडरेशन लेता था, which was pre-45(5)(a). Post 45(5)(a), section 40, now it says that stamp duty value of his share being land and building in the project and consideration received in cash plus consideration received in cash, whatever is there will be the full value of consideration. Now इसकी implication क्या आती है? Now इसकी implication I have tried to explain in the form of this numerical. I think यही सबसे ज्यादा questions थे if I remember correctly. जी सर. Now इसके अंदर ये था कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि सर्कल रेट ऑफ लैंड, जो मेरा सर्कल रेट है उसका 80 करोड़ रुपए की वैल्यू है. नाउ
एक फ्लोर बिल्डर ने लिया तो एक किस्म से 20 करोड़ रुपए की जो डेवलपर का शेयर है उसकी 1/4 लैंड जो उसके पास गया उसकी 20 करोड़ वैल्यू आती है, और ओनर के पास जो लैंड बच गया उसकी 60 करोड़ रुपए वैल्यू आती है। डेवलपमेंट कॉस्ट 12 करोड़ है, 1/4 डेवलपर का शेयर है बिकॉज उसको एक फ्लोर मिल रहा है, सो 3 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट है, और 9 करोड़ रुपए जो ओनर्स का शेयर है उसकी कॉस्ट है एज फार एज द डेवलपमेंट कॉस्ट इज कंसर्न। 2 करोड़ रुपया जो है डेवलपर उसको लैंड ओनर को दे रहा है। नाउ प्री 45(5)(a) में तो मैं ये लेता था कि भाई मैंने 1/4 शेयर उसको लैंड का दे दिया, उसके बदले उसने 9 करोड़ की मेरे को कंस्ट्रक्शन कर दी, 2 करोड़ रुपए की मुझे कैश पेमेंट दी, तो मेरा कंसिडरेशन 11 करोड़ रुपए हो गया इन दैट पर्टिकुलर केस। दिस वाज द कंसिडरेशन व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो। नाउ इसको ये अब इसकी जब मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करता था 11 करोड़ रुपए मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। प्लीज नोट जो मैंने लैंड की जो रेट लिखे है यहाँ पे ये सर्कल रेट ऑन द डेट ऑफ कोलैबोरेशन है। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट जो है, लेट्स सपोज मेरी ओरिजिनल कॉस्ट इस प्रॉपर्टी की सिर्फ 1 करोड़ रुपया थी। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने सर्कल रेट लिए हैं प्रॉपर्टी लैंड के, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 1 करोड़ रुपया है। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 1 करोड़ रुपया है तो 25% शेयर मैंने उसको ट्रांसफर किया है, तो 1 करोड़ को मैं इंडेक्सेशन करूंगा पहले, उसको इंडेक्स करके मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं कि उसकी मेरी वैल्यू जो है वो 3 करोड़ रुपए आ जाती है। ना 3 करोड़ रुपए अगर मेरी वैल्यू आ गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैं उसमें से 1/4 शेयर इसका जो था, दैट मीन्स 75 लाख रुपए इसमें से माइनस करके मेरा 10 लाख और 10 करोड़ 25 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन आ जाता था, सब्जेक्ट टू इस पे अगर मुझे 54 या 54F मिलेगा ऑन दिस कंस्ट्रक्शन व्हिच हैज बीन व्हिच वाज हैपनिंग अप टिल नाउ। इज कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द owner's share of land or property is taken to be the full value of consideration. So उसके हिसाब से अगर हम इसको सेक्शन को फॉलो करते हैं 45(5)(a) को, then this becomes a case of मेरा कंसिडरेशन जो है वो 69 करोड़ प्लस 271 करोड़ रुपीस मेरा कंसिडरेशन आ जाता है। यही एक आई थिंक देयर इज अ मेजर गैप हियर। नाउ इसको डिस्कस करने के लिए आई थिंक दिस इज वेयर nobody finds it acceptable, मतलब ये acceptance इसकी नहीं बनेगी। So what I do is, अगर हम लोग let us look at the section itself. Now section के लिए मैं एक बार आपको let me just take you to section 45(5)(a). Now when we look at section 45(5)(a), now section 45(5)(a) स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं section 45(5)(a? हेलो या जी सर बिल्कुल देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। So now let us just read this section. Now this section says, notwithstanding anything contained in subsection 1, this is where the capital gain arises to an assessee being an individual or an HUF from transfer of a capital asset being land or building or both under a specified agreement, the capital gain shall be chargeable to income tax as income of the previous year in which the certificate of completion for whole or any part of the project is issued by the competent authority. And for the purpose of section 48, now starts the important portion. The stamp duty value on the date of issue of the said certificate of his share being land or a building or both in the project as increased by the consideration received in cash, if any, shall be deemed to be the full value of consideration received. Now, इसका मतलब क्या निकलता है? How do you interpret this particular thing? Now, although इसको 2-3 साल तो हो ही चुके हैं आए हुए इस सेक्शन को now, but then अभी इसका जो है I think litigation has not reached a stage where we find rulings of the courts on interpreting this particular section 45(5)(a). So if I look at 45(5)(a), now they say that owner's share, now of his share को मैं change कर देता हूँ, owner's shares being land or building or both in the project. Now owner का share जो इस project के अंदर land और building और both है, as increased by the consideration received in cash, if any, shall be deemed to be the full value of consideration received. Now, पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि मैंने उसको 1/4 शेयर सिर्फ लैंड का ट्रांसफर किया और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो उसने जो मुझे कैश कंसिडरेशन
कैपिटल एसेट उसको ट्रांसफर किया है। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो पोर्शन मुझे मिला, जितना पोर्शन मुझे मिला, उस पोर्शन की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्लस जो मुझे कैश कंसिडरेशन मिला, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। नाउ ये जो है, दिस इज बेसिकली, अगर इसको कहा जाए तो दिस इज अगेन टीपीएल इशू। टीपीएल मींस टैक्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। जो हमारे एडवाइजर्स हैं ऑन अमेंडमेंट, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को ना, दे हैव नॉट एनालाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, और उसको ये दे हैव नॉट मेड दिस, जी कोई भी न्यू अमेंडमेंट हमारे यहाँ आती है, कोई भी न्यू प्रोविजन आता है, उसके अंदर इतने आई मीन दे लीव सो मेनी गैप्स इन दैट, या इतनी उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं कि उसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ जाता है और इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते रहते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर मेरे पास 10 एकड़ लैंड थी और मैंने एक किसी बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन किया कि वहां पर मॉल बनेगी, मॉल बनने के बाद मॉल में सपोज करिए कि 200 शॉप्स बननी है, उसमें से 100 शॉप्स मेरी होंगी और 100 शॉप्स बिल्डर की होंगी। लेट्स सपोज मैंने ये एग्रीमेंट किया है किसी लैंड ओनर के साथ और किसी बिल्डर के साथ। नाउ आई एम लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंड ओनर। द कॉन्सेप्ट इज कि लैंड तो मैंने बिल्डर को दे दिया, बिल्डर ने मुझे 100 शॉप्स दे दी उसके अंदर। सो देयर इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉन्सेप्ट वाज कि जो एसेट है दैट इज अंडरगोइंग अ सब्सटैंशियल चेंज। जो मेरे एग्रीकल्चर लैंड थी या कोई भी लैंड थी 10 एकड़, उसको उसने एक मॉल में या उसको एक मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी मुझे उसने 100 शॉप्स दे दी। उसको बैक ऑफ द माइंड उसको रखने के बाद जो है, द डिपार्टमेंट मेड दिस अमेंडमेंट। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक किस्म से पूरी लैंड उसको दे दी। इस केस में कोई हाफ लैंड नहीं दिया है, मतलब जो शेयर कर रहे हैं हम कोई हाफ ऑफ शेयर नहीं कर रहे हैं, मैंने उसको पूरी लैंड दे दी, उसने मुझे 100 शॉप्स दे दी। तो यहाँ वो कहते हैं कि भाई जो मेरी जो जो उसने मुझे 100 शॉप्स दी हैं, उसकी जो सर्कल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और प्लस मुझे अगर उसने जो कैश कंसिडरेशन दिया, that amount will be deemed to be the full value of consideration for the purpose of this particular 45(5)(a). They have not envisaged that kind of a situation कि जहां पर मैं एक रेजिडेंशियल हाउस है, जो प्लॉट तो मेरा ही रहता है, लैंड मैं ही हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैंने तो सिर्फ उसको कंस्ट्रक्शन करने दिया और एक फ्लोर दे दिया उसको मैंने सिर्फ। सो मेरा तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। इट इज नॉट अ केस कि मैं पूरा लैंड उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ और वो मुझे 3 फ्लोर दे रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। But unfortunately, the manner in which this section 45(5)(a) is worded, this leaves a scope to interpret this provision like this, कि ये जो मैं अभी जो बात कर रहा था इसके अंदर एग्जांपल के अंदर, कि now in this particular case what happens is कि ये जो है ये so in this particular case are you able to see this chart again? Yes. आपके पास आ रहा है Yes. क्या? हेलो, आ रहा है सर, इट्स गुड। आ रहा है, चलिए दैट्स Yes. गुड। सो नाउ अब इसमें यहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज अंडरगॉन अ चेंज। अब नाउ हियर आई थिंक द मेजर क्वेश्चंस वर देयर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। सो आई थिंक at this point I think it is better that we take the question. राजेश जी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पहले ले लें, आप किसी को अनम्यूट करना है अनम्यूट कर दीजिए, या फिर जो अगर चैट बॉक्स में से लेने हैं जैसे लेना चाहते हैं आप। ठीक है, मैं एक तो ओपन कर देता हूँ और किसी को यदि डायरेक्ट पूछना है तो अपने रेज हैंड कर दें, मैं उनको अनम्यूट भी कर दूंगा जिससे कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ पाएंगे। अदरवाइज पहले मैं चैट वाला ले लूं या चलो ये ले लेते हैं। अभी तो कोई रेज हुआ नहीं है हैंड, मैं क्वेश्चन आंसर ही ले लूं सर सीधे। फिर क्वेश्चन आंसर बहुत लंबे लंबे हैं, इन्होंने बहुत। तो जिसका क्वेश्चन है उसको अनम्यूट कर दीजिए ना, ताकि वो पूछ ले। हाँ वो बेटर है, बिल्कुल है। प्लीज रेज कर दीजिए हैंड। ऑल रिक्वेस्टेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू सर। सत्येंद्र कालरा जी सर, सत्येंद्र कालरा जी। कालरा जी आस्क योर क्वेश्चन। सत्येंद्र कालरा जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर उनको कह दीजिए वो अनम्यूट कर लेंगे। मैंने कर दिया। सत्येंद्र कालरा जी अनम्यूट करके बात करिए। सत्येंद्र कालरा जी, I'm audible. Am I audible? या सत्येंद्र जी बोलिए प्लीज। Yes sir. Sir, my question is this 45A, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी पे हूँ, मेरे अगर एक मेरे हम 3 फ्लैट ओनर थे, अगर तीनों ने मिलकर बिल्डर को प्रॉपर्टी दे दी और उन्होंने वापस वही फ्लैट एक रिकंस्ट्रक्ट करके ले लिया, तो ये क्या 54 के अंदर कवर्ड होने से 5A से बाहर नहीं निकल जाएंगे हम लोग? सॉरी मेरे को आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि दे आर 3 को ओनर्स
there are three co-owners already. They entered into a developer agreement, and the developer entered into that, and the developer reconstruct the property and take one flat. Okay, and then the other three one get the share whatever it was earlier reconstructed. Okay. Now they have not got anything. They have got reconstructed property. Now, is it not covered under Section 54 that reinvestment and 5A will not be applicable? No, 45(5)(a would apply, लेकिन आप 54 में उसका बेनिफिट ले सकते हैं. बट 45(5)(a would apply because आपने 1/4 शेयर तो ट्रांसफर किया ना. आपके 3 फ्लोर थे, 3 को ओनर्स थे. पहले मैं कहता हूँ चलिए आपके 3 ही फ्लोर बने हुए थे. देयर कैन बी अ केस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना हुआ है. तीनों को ओनर्स ने कहा जी हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं, एक फ्लोर बिल्डर को दे देंगे, अपने 3 फ्लोर हमारे को नए मिलके बन जाएंगे, स्टिल्ट बन जाएगी पार्किंग के अंदर. दैट इज द केस. Yes. सो इन सच अ सिचुएशन मैं अपना तीनों जो को ओनर्स हैं वो लोग कुछ ना कुछ अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ द बिल्डर, बिकॉज मेरा जो पहले राइट था लैंड के अंदर वो 1/3 था. वो 1/3 राइट जो मेरा लैंड का था वो 1/4 रह गया, बिकॉज मैंने कुछ ना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ द लैंड ओनर, इन द फेवर ऑफ द डेवलपर. सो नाउ उसका मुझे कैपिटल गेन्स निकालना पड़ेगा. अब नाउ 54 का मैं इशू पे आगे आ जाता हूँ. 54 तो मिल जाएगा, मैं 54 आगे डिस्कस कर लेता हूँ. बट जो मेन इशू है कि भाई हम उस कॉन्सेप्ट से एग्री करते हैं 45(5)(a से कि भाई वो द फुल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ऑल 3 फ्लोर्स वुड बी टेकन एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. अभी 54 वाला क्वेश्चन मैं आपका पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, उसको आगे डिस्कस कर लेंगे. Okay. चलिए. और बट इसमें एक क्लास और है. इट देयर शुड बी अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. अगर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये क्लास एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, दैट आई विल कम टू लेटर ऑन. मैं इस इशू पे भी आ जाता हूँ अभी आगे. मतलब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स हियर, उनको वो 69 करोड़ पे एग्री नहीं कर रहे थे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम वर सेइंग कि मेरे को तो मिला सिर्फ कंस्ट्रक्शन, 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन मिली है, मेरा कंसिडरेशन 69 करोड़ कैसे हो सकता है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत जीरज जी, आस्क योर क्वेश्चन. नवनीत जी. हाँ जी. am I audible sir? यस. सर मेरा जो अभी आपने लाइन बोली, मेरा उसी चीज पे क्वेश्चन था 45(5)(a में कि जो ओनर है उस पुअर फेलो हैज जस्ट गॉट हिज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड. उसने ठीक है अपने 3 फ्लोर ले लिए, बट उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एन अर्न्ड इनकम तो उसने अर्न करी नहीं. तो आज की डेट में उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसने किसी जमाने में खरीदा 1960 के अंदर 50,000 रुपए का, आज वो 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई. तो आज वो अननेसेसरी, जबकि उसके पैसे तो उसके पास कुछ भी नहीं आए, और उसको 3 फ्लोर्स का करंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा. तो देखिए, नाउ दिस इज व्हाट सेक्शन 45(a) प्रोवाइड्स. नाउ देयर आर केसेस जहां पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, जहां 54 का बेनिफिट मिलना है, वहां तो ये प्रोविजन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. मतलब वो प्रोविजन की जो दिस इंटरप्रिटेशन व्हिच इज देयर, ये इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द लैंड ओनर, अगर वो रेजिडेंशियल है और उसको 54 मिल रहा है. तो द इशू इज अगर उसको रेजिडेंशियल नहीं है या उसको 54 किसी वजह से नहीं मिल रहा है, then there is huge tax implication in those cases. So there I think the only way out left with the SSC is to challenge the provision. इस provision को you will have to challenge the wires of this particular provision. अरे ये चाय जो पी रहा है हमारे को भी पिला दो यार. मैं भी ये कह रहा था कॉफी आ जानी चाहिए. हाँ, कॉफी वगैरह कोई पी रहा है तो वो यार सबको सर्व करवानी चाहिए. मैंने म्यूट ही कर दिया उनको. चलो. अच्छा, तो ये ऐसा पी रहे थे क्या कॉफी? चलिए. या नवनीत जी देखिए, so the point here is that this would be definitely in some cases you have to challenge the section itself. मेरे हिसाब से the section can be challenged. अब कोर्ट्स तो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, I need not comment upon that right now, but then that leaves a lot of scope. So now the problem is that if you challenge the wires of section 45(5)(a), to my mind it is based on a wrong concept. उसका concept क्या है? वहाँ क्या हो गया कि वो ये presume कर रहे हैं कि मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी और मुझे दूसरी एसेट मिली है उसके बदले ना. अगर मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी और मुझे दूसरी एसेट उसके बदले मिल रही है, देन ये 45(5)(a) ठीक है. लेकिन कोलैबोरेशन में ऐसा होता नहीं है. कोलैबोरेशन में मैं अपनी एसेट नहीं देता हूं, मैं सिर्फ उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि भाई डेवलप करके मुझे कुछ पोर्शन तुम रख लो, बाकी पोर्शन मेरे को दे दो. सो वो कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट ही गलत फॉलो करा है उन्होंने. फॉर टैक्सेबिलिटी इस सेक्शन की ड्राफ्टिंग करने के लिए वो कॉन्सेप्ट ही गलत फॉलो करा है. उन्होंने क्या किया,
एक तो उन्होंने छोटे केसेस लिए ही नहीं, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि रेजिडेंशियल हाउस है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, मेरा पुराना रेजिडेंशियल हाउस है, मैंने कोलैबोरेशन करी, 1 फ्लोर बिल्डर को दे दिया, बाकी मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करके दे दिया उसने। वो इस चीज को कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बजाय वो बड़े केसेस को ही देखते रहे, क्योंकि आजकल फोकस सारी बड़ी चीजों के ऊपर है, छोटे आदमी के लिए कोई देखता नहीं है। सो नाउ द इशू इज दैट व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो ये होता है कि मेरे पास 10 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने बिल्डर को दे दी लैंड और बिल्डर ने डेवलप करके मुझे कुछ पोर्शन दे दिया। सो वहां पर तो फिर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है 45(5)(a) कि जो है मैंने लैंड उसको दी और उसने मुझे मॉल डेवलप करी और मॉल में मुझे उसने 100 शॉप्स उसने तो अलग एसेट्स हैं, 2 एसेट हम अलग अलग कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कोलैबोरेशंस के अंदर वो एसेट 2 अलग अलग नहीं होती है, वो एक ही एसेट है, उस एसेट को सिर्फ डेवलप करके मेरे को वापस करी जा रही है। सो आई फुली एग्री कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, बट देन लेट अस सी अभी इसके अंदर अगर कोई इसके वायस चैलेंज करेगा, कोई बड़ा बिल्डर या कोई बड़ा केस जहां पर कहीं ये दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन वुड बी देयर, क्योंकि ये छोटे प्रोजेक्ट्स जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे 45(5)(a) जो रेजिडेंशियल वाले जैसे दिल्ली में प्रोजेक्ट होते हैं, उन केसेस में तो बहुत बेनिफिशियल है ये प्रोजेक्ट। मैं अभी लेट मी जस्ट प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन, देन आई थिंक दिस वुड बिकम क्लियर, फिर ये ज्यादा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करण बत्रा जी, आस्क योर क्वेश्चन। करण बत्रा जी। यस सर, एम आई ऑडिबल? या करण जी, यू आर ऑडिबल, प्लीज बताइए। सर एक प्रैक्टिकल क्वेरी थी, तो प्रैक्टिकली जब एक फ्लोर बिल्डर को ट्रांसफर होता है, अगर वीडियो भी ऑन कर लें देन इट विल बी बेटर, बिकॉज़ आई विल बी एबल टू सी आल्सो, बिकॉज़ सतेंद्र जी से भी इसी बहाने सतेंद्र जी को भी देखने का मौका मिलता, लेकिन उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया था शायद। मैंने तो उनको रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा ठीक है, या करण जी प्लीज प्रोसीड, बताइए। सर प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जो बिल्डर है वो अपने नाम पे कभी एक फ्लोर ट्रांसफर ही नहीं करता, डायरेक्टली बायर के नाम पे कर देता है, तो लैंड ओनर से बायर के नाम पे जाता है। अब स्टैम्प रजिस्ट्रार के पास ये रिकॉर्ड आया कि हमने एक फ्लोर सेल करा है, जो हमने आईटीआर में रिपोर्ट ही नहीं करा। हाँ जी। तो वो प्रैक्टिकल केस में आईटीआर नोटिस नहीं निकल जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी है 2 करोड़ के, आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करा। नाउ वो आपने जो है एग्जीक्यूट जो किया ट्रांजैक्शन, आपने डायरेक्टली इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी किया, इस पे भी मैं भी आई विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो। ये आगे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और आगे चलते हैं फिर कर लेंगे। माय रिक्वेस्ट इज कि जितनी प्रेजेंटेशन हमने अभी तक डिस्कस करी है, अगर उसी पे क्वेश्चन पूछ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक रिलेटेड क्वेश्चन था सर, इस केस में हमने आपके एग्जांपल में डेवलपमेंट कॉस्ट ली है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट हम एक्चुअल डेवलपमेंट कॉस्ट ले रहे हैं या स्टैम्प वैल्यूअर के हिसाब से वहां पे भी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है? मैं आई एम प्रिज्यूमिंग कि भाई ये एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो दोनों की सेम है, मतलब दैट इज अ प्रिजम्पशन व्हिच आई हैव टेकन, बिकॉज़ अदरवाइज वो एग्जांपल जो है ना वो ऑनलाइन समझाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 2-2 3-3 अलग-अलग वैल्यूज अगर मैं उसके अंदर डालता तो मुझे वो टेबल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ता उस केस में। सो द पॉइंट हियर इज मैंने जो 12 करोड़ लिया है, मैंने प्रिज्यूम ये किया है कि चाहे एक्चुअल भी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी उतने की है, ये मैंने दोनों को सेम दिया है। दोनों के अलग अलग होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों को अगर अलग अलग लूंगा तो पुराने मेथड में प्री 45(5)(a) में और अब वाले में फर्क आ जाएगा, बिकॉज अब तो वो 12 करोड़ ही लेगा उसको, और कॉस्ट अगर इनकर हुई है, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर 12 करोड़ है और बिल्डर ने अगर 10 करोड़ कंसिडर किए हैं तो मुझे तो 12 करोड़ ही लेना पड़ेगा उसको। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं ओल्ड सिस्टम में जाता तब उसको 10 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन होती। सर एक चीज और, जो मेरे पास शेयर है उसी को मैं सेल प्राइस मान रहा हूँ, इन दी न्यू आईटीआर फॉर्म्स दे आस्क फॉर द नेम ऑफ द बायर, तो क्या मैं उसमें अपना ही नाम डाल दूं? नहीं, आप उसमें अपना नहीं डालोगे, आप तो जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अगर 45(5)(a) में अगर आप लोगे तो आप तो उसको बिल्डर के साथ बिल्डर को नाम डालोगे उसके अंदर। सर बायर मतलब मैं बिल्डर का पैन नंबर और बिल्डर का नेम मेंशन कर दूंगा? हाँ, आप उसको बायर में बिल्डर का नाम चाहेगा और जो कंसिडरेशन आपको मिला है वो आपको पूरा अपने 3 फ्लोर जो आपको मिलेंगे उसको लेना पड़ेगा आपको। सर फिर बिल्डर का नोटिस नहीं निकल आएगा कि आपने इतनी बड़ी एक्विजिशन करी है, रिपोर्ट करी है नहीं करी है? तो आप उसको आप कंसिडरेशन उसके अंदर डिटेल देने के लिए 45(5)(a) में मेरे ख्याल 45(5)(a) का दिल मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर दैट। अगर उसमें रिटर्न फॉर्म में मैंने देखा नहीं न्यू रिटर्न फॉर्म के अंदर, बट देयर शुड बी अ कॉलम फॉर 45(5)(a), अदरवाइज नॉर्मल ट्रांजैक्शन में अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो वो होगा नहीं, कहीं ना कहीं विल हैव अ प्रॉब्लम देयर। सर अभी नहीं है एज ऑफ नाउ, मे बी इन फ्यूचर आ जाए। अच्छा, मतलब रिटर्न फॉर्म के अंदर 45(5)(a) का कॉलम नहीं है अभी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो आई थिंक दे वुड प्रॉब्ली, वो हमारे यहाँ पे वो इफेक्ट आने में, अमेंडमेंट होके उसके बाद रूल्स बनने में, उसके बाद रूल्स का फॉर्म्स पे इफेक्ट आने में, तो वो इट टेक्स टाइम। सो अभी हो सकता है एक आध साल, जब 50C भी आया था तो 4-5 साल तक यही प्रॉब्लम रहती थी, 5-7 साल तक, कि भाई हमें वैल्यू डिस्प्यूट करनी है तो कैसे डिस्प्यूट करेंगे उसकी वैल्यू। फिर सब्सिक्वेंटली उन्होंने 50C की अमेंडमेंट जो थी वो फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर,
हाँ जी, लीजिए जी। गौरव भाई प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गौरव जी। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। हाय सुनील सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने बिल्डर को दिया है घर और बिल्डर टाइम से नहीं बनाता, तो बिल्डर मुझे डिले कॉम्पेंसेशन पे करता है, तो दिस शुड बी टैक्स्ड अंडर कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। ओके, चलिए एक काम करते हैं, लेट अस, माय ओनली रिक्वेस्ट वाज कि अब जितना तक हम डिस्कस कर चुके हैं उसको अगर आगे चले तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस ले लें पहले, फिर आगे चल के देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई ऑलरेडी गेट कवर्ड इन द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है देन लेट मी प्रोसीड फर्दर एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। Does everybody agree that as per section 45(5)(a) which is there, in that particular section this consideration will become 69 crores in my case, because मेरे पास जितना last time जो issues थे सबसे ज्यादा इसी पे ही आ रहे थे, 69 crores पे ही सबसे ज्यादा issues आ रहे थे। Okay, वो तो अब लॉ का पार्ट हो गया ना, तो एज्यूम करना ही पड़ेगा फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा। और Until, इसका बेनिफिट जो है वो रेजिडेंशियल के केस में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा और कुछ केसेस में लॉस होगा। अब जहां लॉस ज्यादा होगा देन आई थिंक द एसएससी may have to contest the wires of this particular section, he may have to challenge the section altogether कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, I'm not transferring the full property, I'm not getting this 100% property मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा, 100 दुकानें मुझे मिल नहीं रही है, मेरे को तो खाली कंस्ट्रक्ट करके वो दे रहा है। So anyway, this is the concept right now. So अभी तो लॉ पॉइंट को तो we'll have to accept this particular thing, but most of the people were not agreeing कि भाई ये this should not be there. So अगर कोई still if somebody wants to discuss this particular thing जो agree नहीं कर रहा है इस issue से कि भाई 69 crores होगा, then I think let us discuss that first and then क्वेश्चन तो राइज ही नहीं होता ना सर। 3 साल अगर हो गए, 2 या 3 साल हो गए इस सेक्शन को आए हुए, हाँ जी, तो अगर एग्री या डिसएग्री वाली पोजीशन थी तो उस साल में आना चाहिए था। 3 साल से हम एक्सेप्ट ही करके बैठे। अच्छा नहीं वो कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो ये कह रहे थे कि 69 करोड़ नहीं होना चाहिए, मतलब वो आई मीन इंटरप्रिटेशन की बात है, नॉट द सेक्शन की गलत की बात नहीं है, मतलब इंटरप्रिटेशन की बात थी कि भाई 69 करोड़ क्यों बनेगा ये, दैट वाज द इशू। सो सर एक क्वेश्चन आया है मेरे चैट पर व्हाट्सएप पे कि जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है बिल्डर के साथ उसको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उसकी क्या वैल्यू ली जाएगी? अच्छा, उसमें जो है किस रेट पे दी जाएगी? उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, स्टैम्प किस रेट से और किस अमाउंट पे किया जाएगा? ऐसा स्टैम्प ड्यूटी तो अलग अलग स्टेट वाइज वेरिएट करती है। हरियाणा में देयर इज अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन दैट 2% है या जो भी है, स्टैम्प ड्यूटी रेट इज देयर, प्लस उसमें वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, दैट इज हाँ अमाउंट, उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से निकाली जाती है, दैट इज आल्सो आई मीन देयर इज अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न्ड, बिकॉज़ हरियाणा में गुड़गांव में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स बड़े वाले हुए हैं। सो देयर ऑफ कोर्स इट इज प्रोवाइडेड, आई मीन द स्टेट लॉ प्रोवाइड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। दिल्ली में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर द कोलैबोरेशन की वैल्यू निकालने का। ओके, चलिए, so let me just get back to my, because I think I can understand there are a lot of questions, but then I'll come back to the questions. Let me just quickly run through कुछ एक चीजों को run through कर लेते हैं, because a lot of questions will get answered in a systematic manner. Sir, within 5-10 minutes सर इसको conclude कर लो, क्वेश्चन बहुत है फिर रह जाएंगे सर। अच्छा ठीक है जी, हाँ प्लीज। अरे रह जाएंगे तो फिर आप इसी बहाने वो क्या कहते हैं एक बार और गवाइएगा तो हमें भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हो जाए तो कंप्लीट अच्छा, नहीं तो ये लोग मारेंगे सर मेरे को। अच्छा ठीक है राजेश जी, क्या आप बार बार क्वेश्चन ही नहीं कराते हमारे, अभी भी चैट में लिख रहे हैं। ओके चलिए, सो ओके देन लेट मी जस्ट क्विकली रन थ्रू दिस पर्टिकुलर। ओके सो नाउ इसको छोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ इशू इज कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नाउ पहले जो थी, जब 45(5)(a) के आने से पहले हम ये प्रिज्यूम करते थे कि हम खाली 1/4 लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं। सो जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती थी उसका मैं 1/4 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके उसकी मैं इंडेक्सेशन कर लेता था, और जो है दैट इज हाउ आई यूज्ड टू कैलकुलेट माय कैपिटल गेन्स। नाउ अंडर दिस न्यू प्रोविजन व्हिच इज देयर, जो 45(5)(a) के अंदर जो है, now the asset which is getting transferred now, अब इसको अगर हम देखें तो presumption is कि मेरा पूरी एसेट ट्रांसफर हो रही है और उसके बदले मुझे नई एसेट मिल रही है। सो हियर प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर नहीं गिनूंगा मैं, पूरी अपनी जितनी भी मेरी कैपिटल एसेट थी उसको पूरा 100% को आई विल प्रिज्यूम इट एज अ ट्रांसफर,
एंड पूरा की 100% मेरी ट्रांसफर हो रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरे की लेकर एंड उसको इंडेक्स करके आई विल बी डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कैपिटल गेन्स व्हिच वुड हैव। नाउ इसको सेल ऑफ ओनर्स वाला मैं अभी स्किप कर देता हूं बिकॉज इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे अभी तक। नाउ इसमें कुछ इश्यूज हैं सेक्शन 45(5)(a) के अंदर, चलिए इसको भी एक बार कर ही दें बिकॉज वापस फिर इस पे आना पड़ेगा। नाउ अगर ओनर अपना शेयर कंप्लीशन से पहले अपना शेयर सेल कर देता है, देन द सेक्शन प्रोवाइड्स कि भाई जो है 45(5)(a) अप्लाई ही नहीं होगा उस केस में, and the tax would be computed as per the old provisions. That means the other provisions of the act, जो कि हमारे हिसाब से old provisions हो गए। तो इसमें भी issues आते हैं। That means we'll be out of 45(5)(a) अगर मैंने अपना पोर्शन सेल कर दिया। But then इसमें भी partial issues आते हैं कि मैंने 3 फ्लोर मुझे मिलने हैं, मैंने 1 फ्लोर सेल कर दिया, 2 मैंने अपने लिए रख लिए। So what would happen in that case? Will this proviso apply to me or 45(5)(a) will apply to me? सो टू माई माइंड हमारे को उस केस में कैपिटल गेन्स को स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट में। जो पोर्शन मैं रिटेन कर रहा हूं उसको तो मैं नॉर्मल 45(5)(a) के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, और जितना पोर्शन मैं सेल कर रहा हूं वो मैं प्रोवाइजो के हिसाब से उसको रेगुलर कैपिटल गेन्स के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। देन वी हैव ये जो एग्रीमेंट, ये ओनली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स के केस में अप्लाई होता है सेक्शन 45(5)(a), इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में होता है, और इट डिफाइंस ओनली 2-3 थिंग्स जिसको ये अप्लाई होता है। नाउ इसमें एक इशू आता है कि रेजिडेंशियल जो मेरी कोलैबोरेशन है, वेदर इट विल बी आई विल बी एलिजिबल फॉर 54 और 54F, मतलब जो 3 फ्लोर मुझे मिल रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट 54 या 54F ले सकता हूँ। सेक्शन 54 और 54F दोनों के अंदर अमेंडमेंट आ गई थी कि द एसएससी द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर 1 रेजिडेंशियल हाउस। So 1 residential house, does it mean here कि भाई मैं 3 फ्लोर अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं एक ही फ्लोर के अगेंस्ट ले सकूंगा, मैं तीनों के अगेंस्ट ले सकूंगा। एंड थर्ड थिंग इज कि दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट फ्यूचर में अगर मैं कभी इसको सेल करूंगा तो माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू व्हिच आई एम ट्रीटिंग एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन राइट नाउ। सो नाउ as far as residential project is concerned, 54 is concerned, it is a very beneficial project, ये बहुत beneficial है। Now issue आता है जहाँ पर ये रेजिडेंशियल नहीं है, जहाँ 54 नहीं मुझे मिल रहा है, जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मॉल है, SEZ है, दिस इज या कोई ऑफिस ब्लॉक है या एनी सच थिंग, और अगर ये लैंड इज ओन्ड बाय कंपनीज देन आल्सो दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। एंड व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स? Now, to my mind, in all these cases, companies as well as unregistered agreements, 45(5)(a) does not apply. The normal provisions for taxability of capital gains apply. That means उस केस में हमारे को वापस old system में जाके इसको हमारे को calculate करना पड़ेगा, अगर if it is a case of a company or it is an unregistered agreement. Now, there can be 2 views regarding this particular thing कि जो normal हमारा जो companies जो income tax act के अंदर कंपनी के केस में कोई प्रॉपर्टी है, नाउ व्हाट आइडियली दे शुड हैव डन इज कि अगर 45(5)(a) को खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कर रहे हैं, देन दे शुड हैव ब्रॉट इन सम प्रोविजंस फॉर कंपनीज, दे शुड हैव ब्रॉट इन सम प्रोविजंस फॉर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट आल्सो। जैसे नॉर्मली अगर वो विजुअलाइज कर पाते तो दे शुड हैव मेड 3 सेक्शंस, 45(5)(a) फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हो गया, कंपनीज के लिए दे शुड हैव कम अप विद 45(5)(b) एंड अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स के लिए दे शुड हैव कम अप विद 45(5)(c), ताकि उसमें वो प्रोविजंस डाल देते कि भाई हाउ द टैक्सेबिलिटी वुड बी देयर इन दिस केस। अब वो तो उन्होंने डाला नहीं। जब उन्होंने नहीं डाला तो हमारी प्रिजम्पशन ये है कि दिस वुड बी टेकन टू बी एज द व्हाटएवर द नॉर्मल प्रोविजंस व्हिच वी आर फॉलोइंग अप टिल नाउ वुड बी टेकन एज द बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। और उसमें हम क्या करते थे उसको भी एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगर अब इसको हम देखें तो बिफोर आई कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ इसमें एक इशू जो आता है कि 1 फ्लोर मेरे को 3 फ्लोर अगर मिल रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली दिल्ली के जो प्रॉपर्टीज में कोलैबोरेशन होता है बाय एंड लार्ज आई थिंक 90% ऑफ द कोलैबोरेशन जो दिल्ली के रेजिडेंशियल हाउसेस का होता है उसके अंदर यही प्रोविजन होता है कि भाई न्यू रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट होगा, 1 फ्लोर बिल्डर ने ले लिया, 3 फ्लोर मुझे दे दिए। नाउ अब मेरे को 3 फ्लोर अगर मिले हैं, मैं तीनों फ्लोर का 54 ले सकता हूँ क्या उसका? दिस इज मेजर क्वेश्चन। नॉट टू माई माइंड यस, in spite of the amendment having been made by the Finance Act 2014 where it was termed as 1 residential house, even after that
this Delhi High Court judgment in the case of Geeta Duggal should apply. Now, although ये जो गीता दुग्गल की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, this is prior to this amendment by Finance Act 2014 जब one residential house किया है, but the interpretation which they had given to section 54 was that one residential house can have more than one residential units, so 3 residential floors can constitute my one residential house. So तीनों के against मैं इसका benefit following this गीता दुग्गल मैं ले सकता हूँ, possibility is there for this. So now 54F में अब ना होता क्या है, अगर मैंने सिंपल यही वाला केस है जिस केस की अभी हम बात कर रहे थे कि मेरे 3 फ्लोर मैंने को मिल गए, तीनों फ्लोर के मैंने अपने पास रख लिए, तो तीनों फ्लोर का मुझे एग्जेम्पशन मिल गई अंडर सेक्शन 54. उस केस में होगा क्या? उस केस में ये होगा कि मेरी सारी जो सर्कल रेट जो मुझे मिलना है, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 पार्ट में है. एक तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जो मुझे कंस्ट्रक्टेड एरिया जो मेरा शेयर मिला 3 फ्लोर का जो सर्कल रेट है, प्लस मुझे 2 करोड़ रुपए मिला जो एग्जांपल हम फॉलो कर रहे थे. इस केस के अंदर मेरा सारा 69 करोड़ में से 69 करोड़ तो मेरा 54 में एग्जेम्प्ट हो गया. उसके बाद जो मेरे को जो 2 करोड़ रुपया सिर्फ जो मिला, उस 2 करोड़ के अगेंस्ट मैं इनडायरेक्ट अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दूंगा. एंटायर प्रॉपर्टी की, पूरी प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स, और उस अमाउंट पर मैं 54 EC ले सकता हूं या फिर सेट ऑफ लॉसेस ले सकता हूं. नाउ हियर आर यू विद मी, आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें जो एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, अगर ये तीनों फ्लोर पे मेरे को 54 मिल गया और तीनों फ्लोर मैंने अपने पास रख लिए, तो मेरा 69 करोड़ तो 54 के अंदर एग्जेम्प्ट हो गया. मुझे 2 करोड़ रुपया सिर्फ टैक्सेबल बनेगा, बिकॉज ये तो मैंने अपना 71 करोड़ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाला. उस 71 करोड़ में से मैंने जो है 69 जो है वो तो मैंने 54 की डिडक्शन एग्जामिशन ले ली अपनी, बाकी बचा मेरा 2 करोड़. 2 करोड़ में से मैंने जो है वो अपना निकाला जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटायर प्रॉपर्टी की, वो उसमें से माइनस करके, और अगर उसमें मुझे मेरे पास कोई सेट ऑफ लॉसेस वगैरह के हैं, अगर मेरे पास कैपिटल गेन्स में कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है, तो मैं उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं. So this becomes a very beneficial provision. So now in this case exemption is taken for the developed residential area. अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इस एग्जांपल को फॉलो कर रहा हूं, तो ये सेम एग्जांपल के अंदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि मेरा ये जो कॉस्ट थी मेरी, ये जो 69 करोड़ मैंने 3 फ्लोर की कॉस्ट ली, तो मेरे ईच फ्लोर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 23 करोड़ रुपया हो गई. अब तो अगर मैं इसको 3 साल बाद सेल करता हूँ इस प्रॉपर्टी को, मैंने 54 के लिए जो कंडीशन है कि मुझे 3 साल होल्ड करना है, मैंने 3 साल इसको होल्ड करने के बाद सेल किया, तो मेरी 23 करोड़ रुपया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे मिल गई विदाउट एनी इंक्रिंग एनी कॉस्ट. सो दिस इज द बेनिफिट विच रेजिडेंशियल के केस में हो जाता है, जो कि हमारे बाकी केसेस में हमारे को बेनिफिट नहीं होता. सो रेजिडेंशियल वाले तो आर हाईली बेनिफिटेड. अगर रेजिडेंशियल नहीं है प्रॉपर्टी, देन आई थिंक वो उनको 54(5)(a) को लिए उनके पास 2 रास्ते हैं. या तो दे शुड चैलेंज 45(5)(a), और दूसरा रास्ता ये है कि या तो उसके अपनी ट्रांजैक्शन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि वो स्ट्रक्चरिंग के अंदर 45(5)(a) के अंदर कवर ना हो. सो दीज आर द 2 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. नाउ एज फार एज कंपनीज एंड अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स आर कंसर्न्ड, वी गो टू द रेगुलर प्रोविजंस व्हिच वी हैव बीन डिस्कसिंग अप टिल नाउ. सो नाउ अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ 54 और 54F के लिए, तब तो मेरे पास ह्यूज टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. देन आई थिंक मेरे पास ऑप्शन यही है कि भाई मैं इसको चैलेंज करूँ या मैं अपनी स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करूँ. आई नीड टू चेंज माय स्ट्रक्चरिंग. अगर मेरा रेजिडेंशियल है और जितना पोर्शन मुझे मिल रहा है उस सारे पोर्शन पे मैं 54 ले रहा हूँ, फिर तो मैं बहुत बेनिफिट में हूँ, फिर तो मुझे जरूरत नहीं है इसको चैलेंज करने की. नाउ अब इस केस के अंदर ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. Now in this case, depending upon each facts, structuring can be done. अगर छोटा प्रोजेक्ट है, then structuring can be done in such a manner कि आप कंस्ट्रक्शन जो मैं मॉडल 4 की बात करी थी पीछे, कि आप what you can do is you can put the money in landowner's account, have an arrangement with him to purchase the property, have a mortgage of the property, have उसके साथ loan agreement कर लो, let him complete the project.
और उसके बाद उतना पोर्शन अपने नाम पे ट्रांसफर करा लो आप. दैट इज वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन बी आउट ऑफ 45(5)(a). आपका एग्रीमेंट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होगा ही नहीं इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड इट विल बी अ सिंपल फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और गिविंग एडवांस, उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाएगा. सो देयर कैन बी वेरियस वेज इन स्ट्रक्चरिंग डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट लेवल व्हिच इज रिक्वायर्ड बिटवीन द पार्टीज. सो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए दिस वुड डिपेंड कि भाई व्हाट कैन बी द मॉडस ऑपरेंडी व्हिच कैन बी फॉलोड. So structuring is possible. Builder ने 10% tax credit करना है from cash consideration, small provision I think. But then yes, I think one should know that 10% tax has to be deducted. अगर वो agreement मेरा 45(5)(a) में cover हो रहा है, then 194 IC would apply and 10% will have to be deducted. Now in all these cases, जो अब जो residual cases रह जाते हैं जो 45(5)(a) में नहीं आते हैं, उनके केस में सेम 4 क्वेश्चंस हैं उस केस के अंदर. या सो उस केस में यही 4 क्वेश्चन आ जाते हैं उस केस में. व्हाट इज द कैपिटल एसेट व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड व्हाट विल बी द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम इसको लेके चलें, जो पुराने, अगर मैं 45(5)(a) में कवर नहीं होता, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, देन इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं एक फ्लोर दे रहा हूँ बिल्डर को, तो मेरा प्रिजम्पशन ये होगा कि मैं खाली 1/4 लैंड राइट्स दे रहा हूँ उसको, मैं पूरा लैंड उसको नहीं दे रहा हूँ. 1/4 में 25% लैंड राइट विल बी माई कैपिटल कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मैं अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करूंगा इन दैट पर्टिकुलर केस. और एज फार एज कंसिडरेशन इज कंसर्न्ड, कंसिडरेशन उस केस में कैश कंसिडरेशन, और जितना मुझे 2 करोड़ रुपए उसने दिया, प्लस कंसिडरेशन इन काइंड बीइंग डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द एरिया गिवन टू द ओनर. दैट मींस मेरी जो एरिया की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 9 करोड़ रुपया, मैं खाली वही लूंगा. सो 2 करोड़ प्लस 9 करोड़, और अगर उसने कोई मेरा रीएम्बर्समेंट ऑफ रेंट किया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, इवन दिस वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन. सो ये सब टोटल जो है मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस. नो कंसिडरेशन जो मुझे काइंड में मिलना है, कैश कंसिडरेशन तो मुझे हो गया 2 करोड़ रुपया. जो कंसिडरेशन इन काइंड है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो 9 करोड़ रुपया, उसको, एंड रीएम्बर्समेंट तो एक्चुअल रेंट का हो रहा है तो वो तो हो जाएगा. तो नाउ द इशू हियर है कि इसमें फुल वैल्यू, जो इसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लूंगा, या कॉस्ट ऑफ द एसेट लूंगा, या फेयर मार्केट वैल्यू है तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लूंगा, और कॉस्ट किस तरीके से लूंगा. This question came up before Andhra Pradesh High Court, and Andhra Pradesh High Court said, और ये ITIT चंडीगढ़ ने भी बिंदर क्वेश्चन में फॉलो किया था, कि सर्कल रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ले लो आप, PWT के कंस्ट्रक्शन रेट्स ले लो, मार्केट रेट ले लो प्रॉपर्टी की. सो यू हैव 2-3 ऑप्शंस हियर. सो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर ऑप्शन है, बिसाइड्स दीज 3, अगर सर्कल रेट कंस्ट्रक्शन के प्रेस्क्राइब्ड हैं तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, PWT रेट्स को ले सकते हैं, या मार्केट रेट्स को ले सकते हैं. And in addition to these 3, I can take a certificate of cost from the builder. और 5वां तरीका जो फॉलो करा जा सकता है, मैं एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा लूं अपने जितना एरिया मुझे मिला है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वैल्यू क्या है. अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आंसर करना रह जाता है वो ये रह जाता है कि भाई अगर मैं 45(5)(a) में नहीं हूं तो व्हाट वुड बी माय ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. नाउ इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट है, बहुत डिबेट है, और बहुत सालों से चल रहा है. इसके अंदर देयर आर जजमेंट्स, स्पेशली दिस चतुर्भुज द्वारकादास कपाड़िया. मेरे हिसाब से चतुर्भुज द्वारकादास कपाड़िया कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, जो नॉर्मल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो हम लोग एंटर करते हैं उस पर अप्लाई नहीं होती है मेरे हिसाब से चतुर्भुज द्वारकादास कपाड़िया. सो वी नीड टू डिस्टिंग्विश आवर केस फ्रॉम चतुर्भुज द्वारकादास कपाड़िया. सेम इज द सिचुएशन विद जसबीर सिंह सरकारिया. ये दोनों केसेस वो फॉलो करते थे, मतलब डिपार्टमेंट फॉलो करता है कि भाई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, और जिस दिन आपने पोजेशन दिया उस दिन इट विल बी टैक्सेबल. सो माय व्यू इज दैट द कंस्ट्रक्शन कैन, द टैक्सेबिलिटी कैन बी द ईयर इन विच the project is completed, and उसके लिए जो है there are 3 judgments which I have in my favor. एक तो आतम प्रकाश and Sons है, Delhi High Court. Now in this particular case Delhi High Court has very well appreciated this concept. They say बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग तब उसमें से शेयर होना है दोनों का, बिल्डर का और लैंड ओनर का. So how can the possibility be right now? जब तक बिल्डिंग बनती नहीं है तब तक ये कैसे हो सकता है? There are a lot of arguments to this particular thing. So year of taxability would depend upon facts of each case, but it can be the year in which the project is being executed. So उस साल में it will be taxable. Now, then there are 2 tribunal judgments on this particular issue. One is S. Ranjit Reddy and Fibers Infratech Private Limited. Although Andhra Pradesh High Court ने इसके बाद एक
confirm किया था ट्राइब्यूनल का केस, but then that is not a good law to my mind. Atam Prakash Sons is a much better judgment. So all these judgments are far better. So year of taxability should be the year in which the project is completed instead of the year in which the collaboration agreement is signed or the possession is handed over. But we need to distinguish from Chaturbhuj Dwarkadas and Kapadia and the Jasbir Singh Sarkaria, and both the facts are different. So दोनों केसेस के अंदर वो लैंग्वेज कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जरूर थी, बट वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट था ही नहीं बेसिकली. दैट वाज ट्रांसफर ऑफ लैंड इन अ डेफर्ड मैनर. So to my mind, normal collaboration agreements are not applicable in those cases. Okay. So that's precisely the one. And now I can we should take questions so that it will make more sense now. Sir, so Rajesh ji, can we go back to the questions now? Yes. Rajesh Arora ji, please ask your question. Rajesh Arora ji. Yeah, Rajesh ji, बताइए. Yeah. Hi. Are you able to listen to me? I can listen to you. Yes. देख नहीं पा रहा हूँ, but हाँ अब तो देख भी पा रहा हूँ. या बताइए. अच्छा सुनील जी, वो जो आपने ये क्वेश्चन किया about 69 crore issue. हाँ जी. And in case we have a registered collaboration and we put the language कि जो लैंड मेरी ही रहेगी जब तक आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके 3 फ्लोर मुझे दोगे नहीं, then in that case that 69 crore issue can be resolved कि मैंने लैंड तो ना कभी दी थी और ये जो मुझे मिली है सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही आई है. और अगर आप लैंग्वेज भी देखें तो 45A में लैंड और कंस्ट्रक्शन और बोथ लिखा हुआ है. हाँ जी. तो मीनिंग देयर बाय कैन आई गेट आउट ऑफ 45A? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इशू कि मैं उसमें लैंग्वेज में, जैसे आपने कहा कि ये डिपेंड करता है कि सबकी लैंग्वेज पर, उसके कोलैबोरेशन पर, उसके फैक्ट्स पर, तो मैं ये फैक्ट्स लिखूं कि ये मैं बिल्डर को लैंड एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा. जब ये बन के कंप्लीशन हो जाए तब मैं उसको उसका फ्लोर दूंगा और मेरा जो राइट है लैंड में मेरा ही रहेगा और वो कंस्ट्रक्शन मेरे को तब आएगी. इन दैट केस आई थिंक 45A we can go out of it. What is your take on this? Now देखिए, as far as जो मैंने बात कही कि depends on the facts of the case, that is those cases जहाँ पे वो registered agreement नहीं है या companies का केस है. So those are the cases we are talking of. जहाँ पे 45A पर से apply होता है. So आपका तो main issue ये है कि under जो आप situation बता रहे हैं उस केस में ये 45A apply होगा कि नहीं होगा, right? अगर जो example आप ले रहे हैं. Now specified agreement में ये apply होना है. What is specified agreement? Specified agreement has been defined in explanation 2 of this 45A. So it says means a registered agreement in which a person owning land or building or both agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of a share, being land or building or both in such project, whether with or without payment or part of consideration in cash. Now इसमें अब अगर आपके टर्म्स जो भी आपने लिखे हो, या तो आप इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को मॉडिफाई करिए, आप इसको खाली कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट करिए सिर्फ. That's right. अगर आपने इसको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट कर दिया, देन यू गो आउट ऑफ दिस स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. आप उस केस में 2 एग्रीमेंट करिए. एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट कर लीजिए बिल्डर के साथ कि भाई आपको इतने पैसे दूंगा मैं, आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर दो और पैसे दूंगा आपको अपना फ्लोर सेल करने के बाद, एक फ्लोर सेल करने के बाद पैसे दूंगा मैं आपको. आप एग्रीमेंट ये बनाओ उसके साथ. एंड दूसरा एग्रीमेंट बिल्डर आपके साथ ये करे कि भाई आपसे वो सेकंड फ्लोर परचेज करने के लिए एक एडवांस एग्रीमेंट कर रहा है कि एग्रीमेंट टू परचेज सेकंड फ्लोर फॉर अ सर्टेन कंसीडरेशन. नाउ देन यू विल हैव, आपने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन बी आउट ऑफ दिस एम्बिट ऑफ दिस स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. लेकिन अगर आप खाली इसके टर्म सिर्फ चेंज करेंगे कि भाई इसके अंदर मैं एक वो सिर्फ राइट्स ट्रांसफर ना करूं, सो इन दैट केस दिस वुड गो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट. देन आई हैव डाउट्स. लेकिन अगर ये रेजिडेंशियल वाला आपका एग्रीमेंट है और आप 54 ले सकते हो, फिर तो आपको इससे बाहर जाने नहीं चाहिए. फिर तो आपको बल्कि असेसिंग ऑफिसर आपको अगर कहता है जी 45A में कवर नहीं होते, तो आपको बल्कि कन्विंस करना चाहिए कि मैं तो कवर हो रहा हूँ 45A में. अगर मेरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और उसमें मुझे मैं 3 फ्लोर अपने पास रख रहा हूँ, तो 3 फ्लोर अगर मुझे 45A मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 3 फ्लोर नहीं भी रख रहा तो मैं यानी कि सेल कर रहा हूँ तो सर्कल रेट से नीचे तो मैं सेल कर नहीं सकता, तो मैं सर्कल रेट पे ज्यादा ही सेल करूंगा उसको. सो इन ऑल दोस केसेस
टू माय माइंड जो है ये दिस रेजिडेंशियल के केस में तो मुझे 45(5) सूट करता है इन ऑल केसेस। माय ओनली प्रॉब्लम इज अगर मैं रेजिडेंशियल में नहीं हूँ तब ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करण आस्क योर क्वेश्चन। राजेश जी एक मिनट। हाँ बोलो सर बोलो। आपने एलेबोरेटली बताया तो है जब हमारा 45(5) लगता है रेजिडेंशियल के केसेस में 54(F) लेने के लिए, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी सर्कल रेट की वैल्यूएशन है वही हमारी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स हो जाएगी? सॉरी कम अगेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक मिनट सतीश जी, कैन यू आस्क अगेन प्लीज? मैं बीच में So डिस्कनेक्ट हो गया था। what I understood from your example is 69 crores वाला that cost परचेज किया था 1960 में, हाँ जी, हाँ जी। 1 करोड़ का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 करोड़ का 1960 में 1916 में हाँ या मतलब पुराना ही परचेज किया हुआ है और 1 करोड़ का परचेज किया था, आज उसकी सर्कल रेट 60 करोड़ हो गई जो आपके एग्जांपल के हिसाब से, प्लस 9 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने ली, और वो 9 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने एक्चुअल और कॉस्ट उसकी जो सर्कल रेट की वैल्यूएशन को इक्वल मानते हुए चलिए, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लगी, बिल्डर बताएगा थोड़ी कितनी लगी। नहीं, बिल्डर को सर्टिफिकेट, बिल्डर वैसे जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो बिल्डर इज सपोज टू गिव यू, आप अपना नॉर्मल पहले जो होता था 45(5) से पहले मैं अपना कैसे कंसिडरेशन कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज उसने मुझे कंस्ट्रक्शन करके दिया, तो नॉर्मली लैंड ओनर को वो सर्टिफिकेट बिल्डर देते हैं कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर, so they do give a certificate of that cost of construction. Okay, so cost of construction is okay to that extent, but जो 60 crore आपने cost of index cost of acquisition लिए या cost of circle rate लिया उसको, जो लैंड की वैल्यू आपके एग्जांपल में? नहीं, मेरे एग्जांपल में क्या, किस चीज को मैंने जो है आप जो मैंने एग्जांपल में लिया है, एक मिनट में वापस आ जाता हूँ जरा उसके ऊपर। ये किसी और की स्क्रीन शेयर हो गई है मेरे ख्याल से, देखो स्क्रीन शेयर हो रही है, ये बंद होगी तभी आ पाएगी। राजेश महाना जी हैं, इन्होंने अपनी स्क्रीन कर रखी है, मैं कहता हूं जरा, राजेश महाना जी प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन सर शेयरिंग। नहीं हो गई बंद सर? हाँ नहीं हुई अभी। राजेश महाना जी प्लीज, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मैं बेसिकली मैं जो 54 और एफ के लिए मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होनी चाहिए और उसकी इंडेक्स कॉस्ट लेनी है, नहीं वो तो नई कॉस्ट लेनी है, ठीक है? नहीं, मुझे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो है, मेरे को कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मेरी है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ली है। मैं प्रिज्यूम ये कर लेता हूँ, मैंने 1 करोड़ की ये कॉस्ट लैंड परचेज करी थी 2001 के अंदर, ठीक है जी, फॉर द टाइम बिंग इस एग्जांपल को ले लेते हैं सतीश जी। सो अगर मैंने 1 करोड़ रुपया 2001 में लिया तो इंडेक्स करके प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 3 करोड़ रुपए आज उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है, ठीक है? तो अगर मेरी 3 करोड़ रुपए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है, तो जो ये एग्जांपल में 69 करोड़ वाले में एग्जांपल में फॉलो कर रहा था, उस केस के अंदर 2 सिचुएशन है। अगर 45(5) में अगर मेरा है ये, तो अगर इफ दिस इज इन 45(5) जी सर कंटिन्यू। या बेसिकली जो आप बेनिफिट बता रहे हैं ना जी रेजिडेंशियल के केस में, उसमें यही समझ नहीं आया कि बेनिफिट कैसे होगा। बेनिफिट कैसे होगा? नाउ एक मिनट, अच्छा जी, विद एग्जांपल। बिल्कुल विद एग्जांपल बता देता हूँ। या कैन यू स्क्रीन द स्क्रीन नाउ? नो सर, नहीं देख पा रहे अभी आप? अभी शेयर नहीं हुई सर, मेरे इस पे ही आ गई है सिर्फ। राजेश जी स्क्रीन शेयर करने का राइट है सुनील जी के पास? मैं कर देता हूँ, आगे। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने इसके अंदर आपको सिर्फ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है 2 तरीके से कैलकुलेट हुआ, मैंने आपको सिर्फ ये इस चार्ट के अंदर इंडिकेट किया था। अब इस केस में मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 2 मेथड हैं। अगर मैं प्री 45(5) में हूँ, दैट मीन्स अगर मैं आउट ऑफ 45(5) हूँ और मेरी 2 फिगर्स आप याद कर लीजिए जो कि स्क्रीन पर नहीं है। मैंने ये लैंड परचेज करी थी 1 करोड़ रुपए की इन 2001 और आज उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 3 करोड़ रुपया है।
लैंड की, हाँ जी, लैंड की, हाँ लैंड की, जिस पे मैंने ये सारी ट्रांजेक्शन करी है। इसका सर्कल रेट से कोई लेना देना नहीं। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इंडिपेंडेंट है। 1 करोड़ की मैंने ली थी, आज इंडेक्स कॉस्ट सिर्फ 3 करोड़ है उसकी। हाँ जी। अगर मैं ये प्री 45 में हूँ, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड हैपन इज, अगर मैं इसमें हूँ प्री 45 में 11 करोड़ वाले में, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट मैं इसमें से सिर्फ 1/4 ऑफ वो माइनस करूंगा लैंड कॉस्ट मेरी। दैट मींस 3 करोड़ की जगह खाली 75 लाख रुपया माइनस होगी, और मेरा कैपिटल गेन्स इन दैट पर्टिकुलर केस आएगा 10 करोड़ 25 लाख रुपए। टू दैट एक्सटेंट इज ओके। हाँ जी। अब आ जाए मेरा, अगर ये मैं 45 में आ रहा हूँ, अगर 45 में आ रहा हूँ तो मेरा एंटायर ये 71 करोड़ रुपीस मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, और इसके में से 3 करोड़ रुपए पूरा एंटायर मेरा 3 करोड़ माइनस होगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सर्कल रेट्स जो है, ये तो सर्कल रेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, ये तो मैंने उस डेट के लिए है सर्कल रेट, जिस डेट को मेरे पास ये फ्लैट मुझे मिला। मेरे को क्योंकि कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से मेरे को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी होती है। उस प्रॉपर्टी की आज की सर्कल रेट में माइनस नहीं करता उसमें से। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। मतलब अगर आज मैंने कोई एक रेजिडेंशियल हाउस सेल ही कर दिया, सपोज करो, अगर मैंने सेल कर दिया तो उसको मैंने सेल किया है, तो मुझे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करके वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा जितना सेल वैल्यू में से, ना कि आज का सर्कल रेट। ये हाँ जी, हाँ जी सतीश जी, अब बताइए आपका। करण जी आस्क योर क्वेश्चन। करण बत्रा जी। सतीश जी का मेरे ख्याल रह गया अभी तो, कुछ क्वेश्चन। तो मेरा पॉइंट ये है कि 71 माइनस 3 करोड़ आएगा। हाँ। तो 68 लाख मेरा आ गया जो अपना कैपिटल गेन्स, उसमें से अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 69 माइनस हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, उसमें से मेरे 69 करोड़ जो है मेरा वो नई कॉस्ट आ जाएगी, जो नई कॉस्ट आ जाएगी। तो आई वुड इनफैक्ट हैव 1 करोड़ रुपया एक मेरा करोड़ का लॉस, कैपिटल लॉस आ जाएगा उस केस के अंदर। राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं मैं इस केस के। दैट इज थैंक यू सर, नाउ अंडरस्टूड। एंड सेकंड इशू इसमें आपको जो एक मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को 3 साल होल्ड कर लेते हैं, जो 54 की तो कंडीशन है, 3 साल आपको होल्ड करनी पड़ेगी न्यू प्रॉपर्टी। हाँ जी। 3 साल बाद जब इसको आप होल्ड करने के बाद जब इसको सेल करेंगे, तो पर फ्लोर की आपको जो वैल्यू मिलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 23 करोड़ रुपया पर फ्लोर हो जाएगी कॉस्ट। तो अगर आपने इसको 23 करोड़ का, आपने इसको 25 करोड़ का सेल किया, तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए आपकी टैक्सेबिलिटी, 2 करोड़ रुपए कैपिटल गेन आएगा आपका 3 साल बाद। सो दिस विल बी अ वेरी एडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपकी 1 करोड़ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो 3 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट बनी है, लेकिन अंडर दिस मेथड जो है आपकी 23 करोड़ रुपए बन जाती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट पेइंग एनी टैक्स। अंडरस्टूड सर। सर करण बत्रा जी आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। करण जी। सर इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में जो भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि 23 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी क्योंकि हमने सेक्शन 54 का बेनिफिट ले लिया। तो सर इसमें तो बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग भी हो सकती है, इन द सेंस कि अगर मैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे फायदा नहीं है। मैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन को जेडीए दिखा देता हूँ, मेरे भाई ने कंस्ट्रक्ट करा है, और फिर मैं सेक्शन 54 का बेनिफिट लेके, तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए थी, वो 23 करोड़ रुपए हो जाएगी, just by showing it as a JDA. So can this be done? Can we advise this? But देखिए, if you are prepared to take that risk with the department, then possibility can be there. Yes, you are right. अगर देखिए, अगर मेरा 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और मैंने आज उसकी इंडेक्स कॉस्ट सिर्फ 3 करोड़ आ रही है, मैं उसमें और 12 करोड़ रुपया खर्च करके 15 करोड़ रुपया मैंने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दी अपनी प्रॉपर्टी की। यही चीज कह रहे हो आप? ये तो 15 करोड़ के बजाय अगर मैं 54 ले रहा हूँ उसके ऊपर, 54 लेकर और मैं उसकी वैल्यू 71 करोड़ बना लूं विदाउट एनी पेइंग एनी टैक्स, डेफिनेटली दिस मेक्स सेंस। सर एक और चीज भी है, सिमिलरली अब जब हम ये ट्रांजैक्शन शो करेंगे। करण जी आस्क योर क्वेश्चन। करण जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर लाइन बहुत है, इसलिए आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर हम 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए बन के आ रही है, तो कैपिटल गेन 5 करोड़ का ही है। जो हम सेट ऑफ कर रहे हैं 54 में 5 करोड़ ही कर रहे हैं, वेयर हम 10 करोड़ कर सकते हैं। तो मैं कोई और एसेट बेच के क्लाइंट से बिकवा के कि तू टैक्स एग्जेम्प्ट करवा ले, तो सेक्शन 54 वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 54 में मुझे सिर्फ कैपिटल गेन रीइन्वेस्ट करना है, जबकि मैंने सेल प्राइस ही रीइन्वेस्ट कर दी है। Yeah. We can you can that planning is definitely possible. Definitely that kind of structuring is possible. ठीक है सर, thank you very much, you were a great help, thank you. You're most welcome. Yeah. Now हो गया करण जी? हाँ जी। विक्रम जी ask your question. विक्रम जी please. Good evening to all. सर मैं सिर्फ अपना एक जजमेंट है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं शेयर करना चाहूंगा।
हाँ जी. Because using this judgment, I was able to turn around an appeal matter in my favor, and again, that appeal was based out of a collaboration agreement dispute between my client and the department, particularly on the year of taxability. Okay. Now that judgment is by Supreme Court. It is civil appeal number 15619 of 2017. The title is CIT versus Balbir Singh Maini. Okay. The citation is not available as of now, but this judgment states that when any GDA is unregistered, then the year of taxability will not be applicable as per the Transfer of Property Act Section 53. Yeah. So Vikram ji, I've read that particular judgment. मैं उस judgment को briefly discuss ही कर देता हूँ because that's a very interesting judgment. Yeah, and just allow me to one small little query to add to it. Yeah. Whether this judgment be applicable post amendment of or introduction of Section 45, 5A. Please, yeah, sir, please. Vikram ji. Okay. Now I think when I opened this panel, I can see a few of my friends. I can see Varun Sachdeva. I can see Mr. DS Rekhi. So all are in queue, sir. All have to question. मतलब जो क्योंकि सारे सब दिखते नहीं है, कभी कभी कोई दिख रहा है तो मैंने कहा जो दिख रहा है उनको हाय बोलते जाएं इसी बहाने, क्योंकि आजकल तो हाय बोलने के लिए भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाय बोलना भी मुश्किल हुआ है सबसे. Okay, yeah, Vikram ji. Now, as far as your case is concerned, this is case of Punjab. पंजाब में क्या था, एक किसी ने सोसाइटी बनाई थी जिसमें सारे सोसाइटी ओनर्स जो थे सबके पास 500 गज के प्लॉट थे. ना वो सोसाइटी जो थी बड़े साल पड़ी रही. वो कहते हैं जी कौन डेवलप करें, कैसे करें. लोगों ने उस टाइम सोसाइटी तो बना ली जिसमें 2-4 हज़ार रुपया दे के उनको सबको 500 गज के प्लॉट मिल गए. अब वो दिक्कत ये थी कि उसकी डेवलपमेंट चाहिए, रोड चाहिए, सीवरेज चाहिए, बाकी सब चीजें चाहिए. तो वो बड़े सालों तक पड़ी रही ऐसी सोसाइटी. कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, लैंड ओनर इतने पैसे भी नहीं देना चाहते थे. सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने एक बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन करी. कि आप यहाँ पर जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50 ओनर थे. उन्होंने कहा जी आप 100 फ्लैट बना लो, यहाँ पर आप हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन ले लो, यहाँ पर आप हाई राइज बना लो. 100 फ्लैट बनेंगे, 50 फ्लैट आप ले लेना, 50 फ्लैट हमें दे देना. So, उस केस में क्या हुआ कि जो लैंड ओनर थे, जो इंडिविजुअल 50 उस सोसाइटी के मेंबर थे, सबने अपना 500 गज का जो वो था लैंड, जो प्लॉट था, वो रिलिंक्विश कर दिया और उनका बिल्डर के साथ एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि भाई आपको ये हम प्लॉट के बजाय एक फ्लैट देंगे. ये एग्रीमेंट उनके साथ हो गया. नाउ दिस एग्रीमेंट्स वर नॉट रजिस्टर्ड. ये जितने भी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुए ये रजिस्टर्ड नहीं थे. नाउ दिस वाज अ बिंदर कोचर का केस था जहां से ये शुरू हुआ. Now, this was an absurd judgment by the lower authorities. Income Tax Department के ट्राइब्यूनल तक जो जजमेंट थी, ये बहुत ही absurd जजमेंट चलती रही. ये क्या हुआ कि ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि भाई ये ट्रांसफर तो आपका हो गया जब आपने एग्रीमेंट किया है. Now, SSC said कि भैया ये तो बिल्डर डिफॉल्ट कर गया, बिल्डर ने तो मेरे से प्लॉट रिलिंक्विश करा लिया, मेरे से एग्रीमेंट कर लिया, बिल्डिंग बनाई ही नहीं, आज तक बिल्डिंग बनी ही नहीं है, तो मैं इस पे कैसे मेरे को टैक्स ले रहे हो. उसने देयर ट्राइब्यूनल सेड कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इसकी 3,000 रुपए है, जो फ्लैट आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपया है, तो 3,000 को इंडेक्स करके बाकी सारा आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई, आप पे टैक्स लगेगा. एसएससी ट्राइब्यूनल में उसने आर्ग्यू किया कि भाई मुझे 54F दे दो, मेरे को तो रेजिडेंशियल हाउस आप दे रहे हो. तो वहां वो ट्राइब्यूनल कहती है कि भाई बिंदर कोचर केस था ये. Now this particular case the tribunal said कि भाई क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई तो 54F तो आपको मिल नहीं सकता, इसलिए जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. This was the tribunal absurd judgment of tribunal in the case of Binder Kocher's case. This matter went to High Court. High Court में इसका नाम चेंज हो गया. This became CS et al. High Court passed a very lengthy reasoning order in this particular case. Fortunately for the SSC, ये registered agreement नहीं था. So see there the Punjab and Haryana High Court said कि भाई this is not agreement is not registered, so as a result of this no transfer is taking place. बहुत detailed judgment उन्होंने CS et al के केस में पास करी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने. Then department went to Supreme Court in this particular case. Now नाम उसका unfortunately वो बलबीर सिंह करके नाम हो गया था उसके बाद, because वो इकट्ठी पिटीशन थी तो वो इकट्ठा चेंज हो गया था उसमें नाम. तो वो सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस सेड कि भाई ये क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, एंड वंस द एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट गेट अट्रैक्टेड, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज नो ट्रांसफर व्हिच इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस केस. सो उसमें प्राइमरी रीजन ये था कि एग्रीमेंट वाज नॉट रजिस्टर्ड. नाउ
वो सेम CS अटवाल और उन्होंने सेम लॉजिक फॉलो किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैड कंफर्म्ड द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस. नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज कि उस टाइम सेक्शन 45(5)(a एक्चुअली नहीं था, बट वो लॉजिक वही 45(5)(a वाला ही फॉलो कर रहे थे उसके अंदर, मतलब जो उसके अंदर जो लॉजिक फॉलो करने वाला था. बट यस, इन दैट पर्टिकुलर केस ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी वाज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट. वो कह रहे थे कि जिस ईयर में आपने अपना लैंड रिलिंक्विश कर दिया इन फेवर ऑफ बिल्डर, आपने अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया इन फेवर ऑफ बिल्डर, आपने अपना लैंड सरेंडर कर दिया, सो आपका ट्रांसफर उसी साल में हो गया. सो नाउ द इशू हियर इज कि अगर 45(5)(a उस टाइम पर होता तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी वुड हैव बीन द ईयर इन व्हिच द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड. जिस दिन उनको फ्लैट मिलते, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता, उस दिन वो ईयर इट वुड हैव बीन टैक्सेबल, व्हिच इज नॉट द केस हियर. सो इस केस में सो टैक्सेबिलिटी वुड हैव बीन, मतलब ये डिस्प्यूट जो था वहां तक नहीं पहुंचता, बट अनफॉर्चुनेटली द एग्रीमेंट्स वर नॉट रजिस्टर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. बिकॉज द एग्रीमेंट्स वर नॉट रजिस्टर्ड, 45(5)(a उस केस में अट्रैक्ट नहीं होता. So that is a different fact. I think Vikram ji are probably we appreciate कि आपने वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला रेफरेंस दिया. I really appreciate that. You are very updated. ना सर क्वेश्चन बहुत हैं. अजीत जी आस्क योर क्वेश्चन. अजीत जी. राजेश जी, योगेश गर्ग जी का फोन आ रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, देख लेना. हेलो का योगेश गर्ग. हाँ तो वो रेज कर देना हैंड, इसमें मैं ऑन कर दूंगा. चलो कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट योगेश गर्ग जी को कर दीजिएगा. अभी पहले अजीत जी से सुन लेते हैं. या अजीत जी बताइए क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन है मेरा. हमने 2011 में कंस्ट्रक्शन चालू किया था. हाँ जी. हमारी पार्टनरशिप फर्म है और हम डेवलपर है. हम डेवलपर है, पार्टनरशिप फर्म है हमारी. ओके. हमने लैंड लेके कंस्ट्रक्शन चालू कर लिया. कंडीशन पे हमने चालू किया कि हम उनको 2 करोड़ रुपया देंगे जो लैंड ओनर है, और उनको 3 फ्लैट देंगे. तो हमने 2 करोड़ रुपया बाय द टाइम जैसे जैसे हुआ उनको दे दिया. और 3 फ्लैट उनको कंस्ट्रक्शन समझ लो चलता गया. 17, 18, 19 2018-19 में उनको हमने दे दिया. 17-18 में उनको दे दिया. लेकिन हमने इनकम टैक्स में ये चीज शो नहीं की. तो इसको कैसे शो करना ही जानना था. नहीं, ये तो आप बिल्कुल डिफरेंट चीज पर है. सो नाउ हियर व्हाट हैज हैपेंड इज कि यू आर अ बिल्डर. सो आपने शो नहीं करी का मतलब ये है कि आपने कहाँ शो करना था इसको. आपने अपनी प्रोजेक्ट ही आपने रिटर्न नहीं फाइल करी आपने. हाँ नहीं की सर, नहीं की हमने. अच्छा. सो पूरा प्रोजेक्ट आपने, बाकी जो फ्लैट्स थे वो भी सब सेल कर दिए. हमने 2-4 फ्लैट सेल किया था सर हमने. अच्छा. सो अजीत जी, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि ये वाला तो आई थिंक पब्लिक फोरम पे इस चीज को तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल प्लीज. यू नीड टू कंसल्ट योर सीए. और अपने सीए से कहिए. अगर आप खुद भी सीए हैं क्या? मैं सर वैसे टैक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ. अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी है. ओके. सो देन आपका अगर अपना केस है देन यू आर मोस्ट वेलकम. आप आके मुझसे इनफॉर्मली आप, मैं नंबर दे दूंगा अजीत जी, आप नंबर ले लेना मेरे से और सर से डायरेक्ट बात कर लेना. नाउ योगेश गर्ग जी, आस्क योर क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून सर. अच्छा, माय क्वेश्चन इज बेसिकली, दो तो क्वेश्चन क्लियर हो ही गया ऑटोमेटिकली बाय डिस्कशंस ओनली. लाइक वन वाज दैट 54 में वी कैन टेक द benefit of 3 floors as a one residential house, even if I'm presuming the floors are ground floor, first floor and third floor. Yeah. Can we consider a single unit? I mean, first and third. Yeah. Okay. So let me just answer this question first. देखिए, अगर ये दिल्ली में एक प्लॉट के ऊपर ये 3 फ्लोर बने हुए हैं तो even if they are detached from each other, they can still constitute one residential house to my mind. There are separate stairs are there, separate entries there. सेपरेट एंट्री नहीं. सेपरेट एंट्री का मतलब तो स्टेयर्स एक ही होंगी, लेकिन स्टेयर्स कॉमन है बट फ्लोर्स बने हुए जैसे अलग अलग. फ्लोर्स अलग-अलग हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स अलग-अलग हैं. यस यस. तो अगर आप ये जो जजमेंट मैंने गीता दुग्गल की जजमेंट जो साइट करी थी, इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर जजमेंट ना, उस जजमेंट के अंदर जो है गीता दुग्गल के अंदर, दे हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन अ रेजिडेंशियल यूनिट एंड अ रेजिडेंशियल हाउस. They say section 54 talks of one residential house, and one residential house can consist of more than one residential units. This is what Delhi High Court said in the case of Geeta Duggal. But then this can be definitely an area of dispute, and my personal view is Geeta Duggal is the correct interpretation of law, and Geeta Duggal should prevail. But then the bench, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर इस बात को मानेगा, CIT मानेगा, ट्राइब्यूनल मानेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. एंड एज फार एज द बेंच इज कंसर्न्ड, हाई कोर्ट में देयर आर डिफरेंट बेंचेस व्हिच हैव नाउ, पहले honestly say, I'll be frank enough to say, because अपने ही सब professional colleagues हैं, there were some
justice whose interpretation was more towards the more inclined towards the revenue, because उनका जो interpretation था, उनको वो revenues interpretation ज़्यादा suit करती थी उनको, so वो suit करने का मतलब वो ज़्यादा acceptable होती थी, because a few of them were the standing counsel of the department for number of years, तो वो उनके एक psyche में वो एक ज़्यादा acceptable interpretation था. So final judgment can go anywhere, but then yes, it's a good law, and Geeta Duggal is still a good law. So मेरे हिसाब से even if they are detached from each other in the same building means I'm not talking of a multi-storied complex where there are a lot of flats. I'm talking of one plot, 200, 500, 800, 1000 square yard of Delhi plot, which is one unit. उस केस में मेरे हिसाब से गीता दुग्गल is a good law. Next question, Varun ji, ask your question, Varun ji. जी, good evening, Sunil ji. Good to see you after a long time. Yeah, Varun ji, most welcome. Nice to see you. Thank you. Yeah. सुनील जी, आपने लास्ट टाइम एक चीज कही थी कि जब आप इंडेक्सेशन करते हैं, when you take that base की what is the asset, 45(5)(a) की बात नहीं कर रहा, I'm talking about the assets other than 45(5)(a). So the constructed portion, you said it is a debatable issue. और जो उसके ऊपर रेजिडेंशियल हाउस बना हुआ है, so since that has to be demolished, so it should not be indexed. Yeah. You said something of that sort. Yeah, that's right. So my question was, if we do not take the house into consideration, the constructed portion into the consideration, then that has a huge impact on section 54 or 54F. The moment we say that constructed portion is not to be transferred, हमें तो section 54F में जाना पड़ता है. Absolutely. So बहुत ज़्यादा मतलब it becomes a very negative thing for a person. Yeah. So can you just explain that? Yeah. देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि when you are having an arrangement with the builder के साथ जब आप कोई भी arrangement कर रहे हैं, then best course is कि आप old residential house as it is builder को दे दें. So that first of all, what you are transferring is an old residential house, so you remain in 54. This is one thing. Second thing is कि you get the benefit of the cost of construction also in that particular case, उसका भी आपको benefit मिल जाए. लेकिन अगर वो, क्योंकि नॉर्मली जैसे कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अगर इस तरीके से हो रहा है फिर तो कोई इशू नहीं है. आई थिंक योर कंसर्न विल गेट एड्रेस्ड इन दैट. दोनों क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे. 54 भी आपको मिल जाएगा और दूसरा ये भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काउंट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. प्रॉब्लम आती है सिर्फ उस केस के अंदर जहाँ कि आपने बिल्डर ने कहीं ये कंडीशन डाल दी कि आप डिमोलिश करके लैंड मुझे दोगे, या कोई ऐसी जब एग्रीमेंट आप कर रहे हो उससे पहले डिमोलिश कर दिया आपने बिल्डिंग को. बिकॉज कई केसेस में ये हुआ, वेयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ आपको क्या हुआ कि वहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी उस बिल्डिंग के अंदर. सो बिल्डर सेड कि मैं अभी तो सैंक्शन प्लान अप्लाई नहीं कर सकता, आप इसको डिमोलिश कर दो तभी मैं आई विल एंटर इनटू कोलैबोरेशन, या जो भी कोई इशू हुआ. और या कहीं that particular case is fine. हाँ, उस केस कई केसेस में तो क्या हो जाता है कि वो लालच में, बिकॉज कई लैंड ओनर को लगा जी मेरा तो जो है पुरानी बिल्डिंग का जो है, मैं पुरानी बिल्डिंग किसी से सेल करूंगा तो मुझे उसके अंदर मटेरियल सेल करूंगा तो मुझे 2-4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये बिल्डिंग मैं नहीं दूंगा, मैं तो डिमोलिश करके आपको लैंड दूंगा. वो हमारे पास तो आया बाद में जब ये हो चुका था. सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि उसने क्या किया, डिमोलिश कर दी, उसके पैसे कॉन्ट्रैक्टर से खुद ले लिए पुरानी बिल्डिंग के, और उसके बाद उसने लैंड के लिए कोलैबोरेशन कर लिया. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. So it is advisable. जो आपकी एडवाइस है बिल्कुल ठीक है. You are absolutely right. Just another small question. हम बात कर रहे हैं section 54 की, wherein 3 units are coming. Yeah. If it is a detached unit or nothing of that sort, Geeta Duggal's case which you are referring, and department like rightly said कि A और CIT appeals तक to get this relief is very less. कि अगर मेरे पास I'm taking a case where I have a house 2.5 story, जो पुराने बने थे house, they have already got 2.5 stories जो पहले allowed था, because 4 story allowed हुए. So in any case I have got 3 units. I can always take that plea कि look, I had sold 3 units and I have got 3 units. Will that plea work? You have sold 3 units. Okay, that's also another plea which you can take. कि भाई आपने तो one residential house के against 1 floor ले रहे हैं, 1 के against 1 floor मिल रहा है मुझे तो. Possible, yes, because उसमें जो है one residential house it talks of is against one has to be taken. If it is अगर आप A और B दो अलग-अलग घर बेच रहे हो तो आप 2 तो परचेज कर ही सकते हो in that particular case. Yes, this is also a plea which you can take. You are right. Right. Thank you. Krishnan Gopal ji, ask your question. Krishnan Gopal ji. हाँ जी सर. Ask your question. हाँ सर नमस्कार सर. हाँ नमस्कार कृष्ण गोपाल जी, बोलिए. नमस्कार सर. सर कोलैबोरेशन जो हम कोलैबोरेशन डेवलपर है, मैं डेवलपर के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ.
हेलो, तीन कंपनियां, तीन कंपनियां मिलकर डेवलप कर रही हैं। हाँ जी। 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तीनों डेवलपमेंट में है, बिजनेस में है, जैसे पार्टनरशिप फर्म जैसे कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, तो 3 कंपनियां अगर डेवलप कर रही हैं किसी लैंड को परचेज करके या कोलैबोरेट करके, तो उसमें क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? नहीं देखिए, आपका तो आप तो जो बिल्डर है, डेवलपर, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी जो प्रेजेंटेशन आज की जो डिस्कशन थी, इट वाज ओनली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंड ओनर, जिसकी कैपिटल एसेट है, खाली उस पर्सपेक्टिव से है। जहां तक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर बिल्डर के कर रहे हैं, तो वो तो एक सेपरेट बिजनेस इनकम होगी उनके इसके अंदर। उसमें इस जो ये वाली प्रेजेंटेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। ये प्रेजेंटेशन, इसका रेलेवेंस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लैंड ओनर, जिसकी कैपिटल एसेट है, उसके पर्पस के लिए ये वाला सिर्फ। नहीं, इसका रेलेवेंस नहीं। अगर वो अलाउ नहीं है क्या? हाँ, अभी बाद में पूछें कभी, अभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे एड्रेस? टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, बट आपको मैं ब्रीफली आंसर कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आपके लिए तो ये बिजनेस इनकम हो गया, तो आपने वो तो अपने तो बिजनेस इनकम है, कंपनी के केस में बिजनेस इनकम हो गई, बिजनेस तो है। हाँ जी, हाँ जी। अब नाउ आप जॉइंट वेंचर में तीनों मिलके कर रहे हैं उसको। नाउ तीनों मिलके आपने कोई एसपीवी क्रिएट करी है या नहीं करी है? मतलब जो तीन कंपनीज, हाँ जी, अभी नहीं की है, एसपीवी क्रिएट नहीं करी है। कोलैबोरेशन आपका एग्रीमेंट हो गया या नहीं हुआ अभी? एक एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कोई भी जैसे एक साइट डेवलप करते हैं तो उसमें एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं कि इसके जो कंस्ट्रक्शन करेंगे कोई एक कंपनी को राइट दे देते हैं उसके, और जो उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम कर देते हैं कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक एग्रीमेंट बना लेते हैं उसका, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आपस में तीनों कंपनीज बना लेती हैं, तीनों कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो बिल आता है, कोई भी एक जैसे कंस्ट्रक्शन करे तो एक ही कंपनी कंस्ट्रक्ट कर लेती है और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे टीडीएस लाइबिलिटी एक ही कंपनी कंप्लाइट कर रही है, एक प्रोजेक्ट में एक कंपनी कंप्लाइट कर रही है, टीडीएस, टीडीएस, जीएसटी और सारे। हाँ, ओके, यस, ठीक है। तो उस केस में जो है आप उसको अकाउंटिंग करनी है आपने, जैसे नॉर्मल बिजनेस अकाउंटिंग, वो सब तो हाँ, तो बस वही अकाउंटिंग आपने करनी है। और तो नॉर्मल तो कर रहे हैं, इसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अभी तक, तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर मेरे ख्याल से उसके लिए आपको एक गाइडेंस नोट है इंस्टीट्यूट का जो है, आपको वो गाइडेंस नोट एक बार पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर ये रिकॉग्निशन ऑफ इनकम इन द केस ऑफ दिस रियल एस्टेट डेवलपर्स। आप वो गाइडेंस नोट पढ़ लीजिए, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बिकॉज वो इस सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो एक सेपरेट पूरा, उसके लिए तो पूरा सेशन चाहिए एक उस गाइडेंस नोट के लिए। अंकित जी आस्क योर क्वेश्चन। अंकित गर्ग जी आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, अंकित जी बोलिए। हाय सर। या हाय सर, इस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी? मान लो द थिंग इज दैट प्लॉट एनआरआई को बिलोंग करता है। हाँ, प्लॉट एनआरआई को बिलोंग करता है, और वो अगर ये दिस कोलैबोरेशन यू आर डूइंग विद एन एनआरआई, 194IC जो है, दैट इज अ स्पेसिफिक सेक्शन व्हिच इज देयर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। नाउ उस केस के अंदर रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड है 10% ऑफ कैश कंसिडरेशन। नाउ अगर आपके केस में एनआरआई है, देन 194IC विल नॉट अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर केस, 195 वुड अप्लाई। और 195 के केस में जो है, देन व्हाटएवर पेमेंट यू आर मेकिंग, दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज व्हाटएवर इज एप्लीकेबल। जो उसमें जो इफेक्टिव रेट जो भी आता है 23 पॉइंट समथिंग, या if the income is more than 1 crore, then it comes out to 24 point some percentage. So that much amount you will have to deduct in that particular case, or the NRI will have to take a deduction, this lower deduction certificate in that particular. Sir, इसमें rate कैसे apply होगा? मान लो the period of construction is over 3 years. So फिर हर साल के लिए उसे lower deduction के लिए apply करते रहना पड़ेगा? हाँ, मतलब अगर आप उसको पेमेंट जो है, अगर आप उसको पीस मिल में कर रहे हैं, अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं रनिंग ओवर 3 years, देन हर साल उसको लेना पड़ेगा। So पेमेंट तो वो बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो हाउ डू आई नो कि इस साल में इतनी पेमेंट रिसीव हो जाएगी? तो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। नहीं, बिल्डिंग का तो ऐसा है, जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनानी है, इन काइंड जो कंसिडरेशन जा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो वो कैश कंसिडरेशन उसको पे कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स वुड बी डिडक्टेड। ओके, तो फॉर इन काइंड टीडीएस डिडक्शन वगैरह का कोई लायबिलिटी ना, इन काइंड की कोई ना तो लोकल रेजिडेंट के लिए, ना नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं। बिकॉज आपने अगर उसकी बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग तो यहीं पर ही है। तो जब वो बिल्डिंग सेल करेगा, या जब उसको वो फ्लोर को सेल करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अल्टीमेट बायर होगा वो टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 195 इन दैट केस। ओके सर, थैंक यू। गौरव जी आस्क योर क्वेश्चन। गौरव जी। हाय सर, हाय सुनील सर। या हाय गौरव जी, बोलिए। माय क्वेश्चन इज कि जैसे बिल्डर ने प्लॉट लिया, बट बिल्डर ने टाइमली कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करी है, राइट, तो वो डिले कॉम्पेंसेशन पे करता है प्लस रेंट पे करता है। आप कहीं शिफ्ट होते हो तो इसकी जो टैक्सेबिलिटी है डिले कॉम्पेंसेशन की,
so should be taxable in the year of receipt कि मैं एडवांस फ्रॉम वेंडर दिखाऊं और टैक्सेबल करूं जिस साल में मेरा एक्चुअल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा. नहीं देखिए ऐसा है, as far as delay compensation is concerned, delay compensation is generally in the form of an interest or in the form of a compensation which is paid on an annual basis. Now to my mind that should not form a part of the cost of consideration. वो cost of consideration मतलब full value of consideration का part नहीं है. That is a separate annual income which you need to take. जैसे जैसे जिस year की आपकी वो accrue हो रही है या वो आ रही है, on that basis you will have to offer it for taxation. That is what my point of view. Now ये पारा है ये कदे तभी ये लगा कि ये डंडा मार गया. Hello. I don't know, there's some disturbance. There's some disturbance, yeah. Yeah, बोलिए. So to my mind, जो delay, जो compensation है. Now, as far as this compensation is concerned, for that additional rent which would be paid. Now, normally जो collaboration agreements हैं, they contain a clause कि भाई ये 2 साल में construction होगी, 2 साल का rent जो है वो करेगा. Now, if the construction gets delayed, then he has to pay 2 things. Compensation भी उसने देना है और additional rent भी दे रहा है. So both these things would be taken as an income for those years as income from other sources. You can take that income and should not be a part of the transfer of a capital asset. Okay, thank you. Satinder ji, ask your question, Satinder ji. Sir, my submission is that 5A start with the word notwithstanding anything contained in subsection 1. If we go subsection 1, it starts with any profit and gain arising from transfer of capital asset affected in the previous year shall save as otherwise provided in subsections 54, 54B, 54D, etc., etc. So do you think that still in 55A, we can take the benefit of 54, whereas it's starting with the notwithstanding? So it may not be allowed there 54 as well. Okay, let's एक बार पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से जो आप चीज कह रहे हैं. So it's a serious situation to my mind that we are relying on 54, but it is not permitting to go for 90 for the 54 such. एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ screen, just 1 second please. Yeah, so it starts with notwithstanding anything contained in subsection 1, where the capital gains arises to an assessee being an individual. Let's go to section 1 first. No, 1 में ठीक है. 1 में what you have read out is perfectly see this particular thing. Now, what it means is there are 2 charging sections. ठीक है जी. एक हो गया 45(1) and the other charging section is 45(5)(a). Now, I think आप जो चीज कह रहे हैं, we'll have to go to section 54 to see कि 54 में कहीं वो restrict तो नहीं करता कि भाई खाली 45(1) को allow करता है और उसमें allow नहीं करता वो. That I have not seen 54 को नहीं मैंने देखा भी देखना मेरे पास टाइम होगा. अभी चेक कर लेते हैं अगर जो चीज आप. क्योंकि ये this is the to my mind a big hurdle. The department will not allow us 54 here. Even if 54 is silent about it to my mind. हाँ, अगर 54 इसमें silent है, so now just 1 second, I'll just get the section. Because there is no amendment in 54 for 5A, to the best of my knowledge. नहीं, उसमें amendment नहीं है. इसमें ये कहता है subject to provisions of subsection 2 wherein the individual or institution the capital gains arising from transfers of being इतना. Now देखिए 45 has been worded like this. 45(1) is worded in the manner जैसे आपने you had read कि भाई subject to provisions of section 54, 54B, 54F and all those sections which is being referred to. Yes. So now that means notwithstanding here contains कि भाई जो we are excluding 45(1) there. But where is the exclusion for section 54 there? उसमें 54 को भी कहीं उन्होंने exclude नहीं किया कि profit on sale from sale of property used for residence अगर कोई आ रही है मेरी और उसको अगर मेरा capital gains आ रहा है तो why 54 will not be available to me? Sir, 5A state में उन्होंने charging section बना दिया है. ये हाँ, बिल्कुल मान लिया. 5A अगर charging बन गया 54 तो उन्होंने ignore कर दिया. Side पे क्या 54 तो? नहीं, but 54 में charging section 5A बना दिया है, but 54 तो 5A को exclude नहीं कर रहा ना. सर मेंशन उसने जब 1 को एक्सक्लूड कर दिया तो इनडायरेक्टली बोलते 54 उड़ गया. तो नहीं, आप इसको नीचे देखिए ना, इसमें 54 में आप नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा. हम जो इसमें क्लॉज आप पढ़ेंगे ना इसके अंदर, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज इक्वल टू और लेस देन द कॉस्ट नॉट चार्ज अंडर सेक्शन 45 है, यहाँ पर 1 नहीं है. इफ इट वुड हैव बीन ओनली 45(1) फिर प्रॉब्लम आ जाती है हमारे को. अगर इसको थोड़ा सा फर्दर आप और जो ये सेक्शन आर यू एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन? No, sir.
हाँ जी 54 is not visible on the screen. 45A आ रहा है सर. 5A is visible. 5A is visible. 40 is not visible. अच्छा, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ. Yeah. Are you getting 54 now? Yes, sir. Yes, it's there. So अब अगर हम इसको ऊपर से अगर पढ़ेंगे, अगर हम ये तो वो बाकी तो सेक्शन सारा क्लियर है. यहाँ जो एग्जेम्पशन हमें दे रहा है, if the amount of capital gain is equal to or less than the cost of the asset not charged under section 45. नहीं, ये नहीं है 45, कहीं और रेफरेंस आ रहा था इसका. Sir, your voice gone. Hello. I am gone, sir. Hello. जी सर, बोलो सर. या सत्येंद्र जी, देखिए, to my mind 54 is not distinguishing between 45(1) and 45(5)(a). So अगर वो कह रहा है notwithstanding anything contained in 45(1) का मतलब हो गया कि 45(1) would not apply, 45(5)(a) would apply. That is what it is saying by saying notwithstanding anything contained in 45(1). So to my mind, this should apply. But anyway, I think let me just re-examine and then I can precisely tell you how it is there, because पूरी screen पे वो आ नहीं रहा. Yes, sir. वो Zoom भी खुला हुआ है ना, तो वो साथ खुल नहीं रहा. Sir, okay, sir. When this section was drafted by this time, this query was raised in the memorandum also, but they are not answered for that. So that is why I am a little bit hesitant about the allowability of 54. So that is my assumption. Okay. चलिए, so let me just, but to my mind it should be available, because मेरे हिसाब से क्योंकि 45(5)(a) भी कहीं बाहर नहीं करता. मैं एक इसको और एग्जांपल ले लेता हूँ. प्लीज. जो अगर मेरा ये 45 के अंदर 45(1) के अंदर अगर ये नहीं प्रोवाइडेड होता कि भाई हाउ द 45(1) में जो कंप्यूटेशन में सब्जेक्ट टू सेक्शन 45 अगर 54 नहीं भी लिखा होता, सो व्हाट डज दैट मीन दैट 54 अगर स्टैंड अलोन भी 54 अगर मेरे पास है कि इफ द प्रॉफिट और गेन्स आर अराइजिंग, देन विल इट नॉट बी अवेलेबल टू मी 54? बिकॉज दिस इज बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, बिकॉज हियर द सेक्शन 45 जो यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है ना कि विच इज नॉट चार्ज टू सेक्शन अंडर सेक्शन 45 फॉर द पर्पस ऑफ, सो दिस इट इज नॉट सब्जेक्ट टू 1. 45 5A as well as 1 दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर. बट एक बार री एग्जामिन करके आई थिंक I'll discuss with you separately. सत्येंद्र जी, जगदीश अजमानी जी, ask your question. अजमानी जी. हाँ, गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज, जो आपने एग्जांपल दिया है कि इंडेक्स कॉस्ट है 3 करोड़ और यदि हम जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं देन वी आर एबल टू गेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अप टू 60 करोड़. It means, but just entering into agreement, we will be getting cost of acquisition as 60 crores, as against without agreement, it would have been 3 crores. Yeah. So that is I mean, दिल है कि मानता नहीं कि 57 crores का capital gain ऐसे छोड़ दिया जाएगा. इसको मैं 49.7 में इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है. Yes, 45(5)(a) की ही कॉस्ट ली जाएगी. But simply agreement के बेस पे बोले, if agreement is there, then your 3 crores becomes 60 crores. Otherwise, आपकी cost will be 3 crores. Because if we leave aside the development cost, so I think there is something catch. Otherwise, जगदीश जी, let me answer your question. इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं. Let's suppose मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जो मैंने 1 करोड़ का 2001 में परचेज किया था. 3 करोड़ मेरी आज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके. ठीक है जी, ओल्ड रेजिडेंशियल हाउस है मेरा. मैंने उस घर को 60 करोड़ का बेच दिया. ठीक है जी, 60 करोड़ का बेच के मैंने एक उसके नेक्स्ट डोर वाला जो साथ वाला घर है वो 60 करोड़ का मैंने वो परचेज कर लिया. विल इट बी एनी कैपिटल गेन्स लायबिलिटी वुड बी देयर ऑन मी? इट विल नॉट बी देयर. जीरो होगी लायबिलिटी मेरी, बिकॉज मुझे पूरे 60 करोड़ पे 54 मिल जाएगा. And in that particular case, my cost of acquisition of new house would still be 60 crores. So there is zero tax liability, and I get my cost of acquisition of the adjacent house becomes 60 crores in that particular case. So 54 में जो है, the objective of giving 54 to any SSC जिस time of plan किया गया था, the object of this particular thing was कि आदमी कहीं posted होता है, कहीं वो दिल्ली में रह रहा है, उसने एक residential house लिया है. कैपिटल गेन्स इज नॉट एन इनकम, मतलब वो उसको कैपिटल गेन्स को इनकम कॉन्सेप्ट से बाहर था कैपिटल गेन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बाय डीमिंग फिक्शन इट हैज बीन ब्रॉट इनटू द इनकम टैक्स एक्ट एज टैक्सेबल इनकम. नाउ अगर मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के मैंने दूसरा रेजिडेंशियल हाउस ले लिया,
तो मैं उसमें इनकम कहाँ है, मैंने तो सिर्फ घर चेंज किया है अपना। सो वो उन्होंने कैपिटल गेन्स को टैक्सेबल करने के लिए ये 54 की एग्जेम्पशन वहां से स्टार्ट हुई थी, ये एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। सो यस, बट देन अनफॉर्चुनेटली द सेक्शन, द वे इट इज वर्डेड, जिस तरीके से वो सेक्शन वर्ड किया गया हुआ है, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं उसके अंदर. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. आई फुली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन इज. Only the point is that I have to hold for 2 years. 3 years. You will have to hold it for 3 years. अब मैंने 2 years करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर 2 years. नहीं, देयर इज अ डिफरेंस. देखिए, जो मेरे को लॉन्ग टू क्लासिफाई एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, देयर 2 years का 3 years का 2 years कर दिया उन्होंने. डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म व्हिच इज देयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, उसमें उन्होंने 2 years कर दिया. बट 54 की कंडीशन ये है कि मुझे 3 साल तक होल्ड करना है. अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 54 की एग्जेम्पशन ले रहा हूँ, and if I sell it before 3 years, then my exemption will stand withdrawn. और मेरी जो उसकी कॉस्ट, मतलब 3 साल होल्डिंग पीरियड इज, मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज देयर फॉर टेकिंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54. सो वो 3 साल ही है, उसको रिड्यूस नहीं किया 2 years के लिए. सो 3 years ही रहेगा वो. 3 years, sir. For in order to get the cost of acquisition from 3 crore to 60 crore, the only drawback is we have to hold for 3 years. That's all. Yeah, we'll have to hold it for 3 years. वो सेम बात समझ लीजिए. आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास, सपोज करिए मेरे पास हाउस नंबर A118 है, और A118 वाला जो हाउस है मैंने 60 करोड़ का बेच दिया, और A119 मैंने परचेज कर लिया 60 करोड़ का. सो देन आल्सो माय सेम पोजीशन आती है, बिल्कुल सेम पोजीशन आती है उस सिचुएशन में. Case deeming provision, there won't be any stamp duty because that is a deemed sale. That's not actual sale. So there won't be any stamp duty payable. हाँ, स्टैम्प ड्यूटी पेएबल जो है ओनली रजिस्टर्ड जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है, खाली कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की कॉस्ट पे पे होगी वो. उसका आई थिंक somebody had asked a question, I think उसका because offhand मेरे को I've seen lot of collaboration agreement, stamp duties भी बहुत देखी, but उसकी manner of calculation of value और उस पर ध्यान नहीं दिया कभी. So 69 crores as such registered तो नहीं हुआ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट तो कोलैबोरेशन तो है कि will that be treated as a collaboration agreement for 69 crores? 69 करोड़ का कोलैबोरेशन एग्रीमेंट. लॉजिकली स्पीकिंग जगदीश जी जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लॉजिक मतलब माइंड में डाइजेस्ट नहीं होता, बट देन दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 45(5)(a) इज. और अभी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग होती है वो एक तो वो आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ सीक्रेसी अबाउट टैक्स लॉज के बारे में. मतलब ये ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसके लिए कोई इतनी सीक्रेसी की जरूरत है. व्हाट दे शुड डू इज, जो भी अमेंडमेंट्स करनी होती है, दे शुड पुट इट इन पब्लिक डोमेन, कलेक्ट सम विजडम फ्रॉम द पीपल एंड देन मेक अमेंडमेंट्स. अब यहाँ पे अमेंडमेंट सीक्रेटली करके फाइनेंस एक्ट में डाल देते हैं. अगर आप सजेशंस इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ जाती भी हैं या किसी बॉडीज की तरफ से जाती हैं, दे आर नॉर्मली आई मीन सुन लेते हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं लेते. So then litigation होता रहता है उसके बाद. So now this is to my mind, what you are saying is absolutely right, but legal interpretation is what I have discussed. To my mind, I can be wrong also, but this is what my interpretation is. Thank you. चलो मैं over to Satish Goyal ji. Please present a vote of thanks, sir. Thank you, Rajesh ji. मैं आपको privately message लिख रहा था अभी कि me and Jagjit both have to leave. क्योंकि 6 बजे जगजीत भाई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका सेमिनार है, मालूम है मेरे को सर. आई नो इट. तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स, राजेश अग्रवाल जी एंड सुनील अरोड़ा जी, आर.के. गुप्ता जी भी हैं, डी.एस. रेखी साहब भी नजर आ रहे हैं. सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद. सुनील जी को स्पेशली इतना लॉकडाउन के पीरियड में इतनी अच्छी 45(5)(a) के बारे में बताया. और lots of queries have been resolved, not only for me but also for all the participants. Thank you very much, and we look for so many other webinars, Sunil ji, with you again in times to come. Thank you very much. Thank you Satish ji, and thank you all friends who have joined in here. So really thankful to you, R.K. Gupta ji, Jagjit Singh ji, and Rekhi साहब and all other friends. I think काफी सब तो अब काफी सारे तो जिनकी queries resolve हो गई वो तो शायद they have logged out also. So really thankful to everybody for giving me a very patient hearing, and Rajesh ji, thank you. Thanks for giving me an opportunity to interact. Thank you, sir. Hi Rajiv. Now I've got another friend here. Rajiv Savarwal साहब is waving now. आप अभी आए हो या? नहीं, वो शुरू से हैं. काफी देर से. He was there on the screen throughout. अच्छा, वो दूसरी स्क्रीन पर होंगे because वो एक at a time कुछ limited screens आती हैं.
So hi Rajiv, nice seeing you back. And पीसी बिंदल साहब भी हैं, पीसी बिंदल जी। अरे वाह, पीसी बिंदल जी। यस बिंदल साहब नमस्कार। हाँ, वो हमको सुन सकते हैं, लेकिन सर वो उनका म्यूट है, बोलेंगे नहीं। Yeah. पीसी बिंदल जी साहब सुन नहीं रहे। Thank you, thanks a lot. It was a pleasure. चलो, anyway, thank you. Yeah, Thank you, sir. Thank you, Pravesh Arya साहब. Thank you. Thank you, sir.